लाइफ केयर अस्पताल के उस आलीशान और निजी प्रसूति कक्ष के भीतर हवा में एक अजीब सी खामोशी और ठंडक घुली हुई थी जो बाहर के शोरगुल से बिल्कुल अलग थी। और यह ठंडक एयर कंडीशनर की वजह से नहीं बल्कि वहां मौजूद लोगों की निष्ठुरता के कारण थी। मीरा घुसपैठी और अमीन से कारी फालस से जो अलग अलग जेशी और एक आलीशान और बिल्कुल अलग थी। सिंघानिया जो अब दुनिया के लिए सिर्फ मीरा शर्मा थी, प्रसव पीड़ा की असहनीय लहरों से जूझ रही थी और उसका पसीने से लथपथ चेहरा दर्द से विकृत हो चुका था, जबकि उसकी उंगलियां बेड की चादर को इतनी जोर से जकड़ रही थीं कि उसके पोर सफेद पड़ गए थे। उसकी सांसें उखड़ रही थीं और हर एक पल उसके लिए एक सदी जैसा लग रहा था। लेकिन उसकी आंखों में अभी भी एक उम्मीद थी कि उसका पति राजेश मल्होत्रा उसका हाथ थामेगा और उसे वह हिम्मत देगा जिसकी उसे इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत थी। वह बार बार कराहते हुए राजेश का नाम पुकार रही थी और बार बार अभी बार कराहते हुए उसकी धुंधली होती आंखों ने कमरे के कोने में खड़े उस शख्स को तलाशा जिसे उसने अपनी दुनिया माना था और जिसके लिए उसने अपने अरबपति परिवार का त्याग कर दिया था। राजेश मल्होत्रा खिड़की के पास खड़ा था और बाहर के दृश्य को देख रहा था, लेकिन मीरा की दर्दनाक चीख सुनकर वह धीरे से मुड़ा और उसके चेहरे पर वह चिंता या प्यार नहीं था जिसकी मीरा उम्मीद कर रही थी, बल्कि एक ऐसी क्रूर शांति थी जो किसी शिकारी के बाद चेहरे पर तब आती है जब उसका शिकार जाल में पूरी तरह फंस चुका होता है। उसने अपने महंगे सूट की आस्तीन को ठीक किया और बहुत ही धीमी चाल से मीरा के बिस्तर की ओर बढ़ा, जैसे वह किसी तमाशे का आनंद ले रहा हो, और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो मीरा के दिल को दर्द के बीच भी कंपा गई। मीरा ने अपना कांपता हुआ हाथ उसकी तरफ बढ़ाया, यह सोचकर कि शायद वह उसे थाम लेगा, लेकिन राजेश ने उसके हाथ को देखा और फिर अपने चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान लाते हुए झुककर उसके कान के पास अपना चेहरा लाया। मीरा को लगा कि वह उसे जोन कराने के लिए ताकर रखे, काम की आतकर गामी सांत्वना देने वाला है, लेकिन राजेश के मुंह से निकले शब्द किसी पिघले हुए शीशे की तरह उसके कानों में उतर गए और उसकी आत्मा को छलनी कर गए। तुम्हें क्या लगा मीरा कि मैं वास्तव में तुमसे प्यार करता था, या तुम्हारी उस साधारण सी दिखने वाली खूबसूरती का दीवाना था जिसने मुझे तुम्हारे पीछे पागल कर दिया था? जबकि असलियत तो यह है कि मैं हमेशा से जानता था कि तुम कितनी बड़ी बेवकूफ हो। राजेश की आवाज में इतनी जहर और नफरत थी कि मीरा का दर्द एक पल के लिए सुन्न हो गया और वह फटी आंखों से उस आदमी को देखने लगी जिसके साथ उसने अपनी पूरी जिंदगी बिताने के सपने देखे थे। राजेश ने उसकी आंखों में देखते हुए क्रूरता से हंसते हुए कहा कि यह सब एक नाटक था जो उसने उसकी छिपी हुई संपत्तियों और उस बीमा राशि को हथियाने के लिए रचा था जिसे मीरा ने अपनी सुरक्षा के लिए बनवाया था। मीरा का दिमाग सुन्न हो गया था और उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि जिस व्यक्ति के बच्चे को वह जन्म देने वाली है वह उसके मरने की कामना कर रहा है, और वह भी सिर्फ पैसों के लिए। उसका दिल जो पहले से ही कमजोर था अब एक गहरे सदमे के कारण और तेजी से धड़कने लगा, और उसे लगा कि शायद यह कोई बुरा सपना है जिससे वह अभी जाग जाएगी। तभी कमरे का भारी दरवाजा खुला और डॉक्टर गुप्ता अंदर दाखिल हुए, जो इस शहर के सबसे प्रसिद्ध स्त्री रोग विशेषज्ञों में से एक माने जाते थे। लेकिन आज उनका चेहरा एक डॉक्टर का नहीं बल्कि एक कसाई का लग रहा था जिसने अपनी अंतरात्मा को बहुत पहले ही बेच दिया था। डॉक्टर गुप्ता ने राजेश की ओर एक अर्थपूर्ण नजर डाली और सिर हिलाया, जिसका मतलब साफ था कि अब समय आ गया है उस योजना को अंजाम देने का जिसे उन्होंने महीनों पहले बनाया था। वह बिना किसी दयाभाव के मीरा के पास आए और उन्होंने नर्स को एक विशेष इंजेक्शन तैयार करने का इशारा किया, जिसके बारे में उन्होंने मीरा को बताया था कि यह दर्द कम करने के लिए है, लेकिन उनकी आंखों की चमक बता रही थी कि इसका मकसद दर्द खत्म करना नहीं बल्कि जीवन खत्म करना है। मीरा ने अपनी पूरी ताकत बटोरकर विरोध करने की कोशिश की और उसने अपना हाथ पीछे खींचना चाहा, लेकिन उसका शरीर इतना कमजोर हो चुका था कि वह 1 इंच भी नहीं हिल सकी। मीरा का मन चीत्कार कर रहा था कि वह अपने बच्चे को बचाए, क्योंकि उसे एहसास हो चुका था कि ये लोग न केवल उसे मारना चाहते हैं बल्कि शायद उसके बच्चे के लिए भी इनके मन में कोई रहम नहीं है। उसने डॉक्टर गुप्ता का हाथ पकड़ने की कोशिश की और अपनी टूटती
हुई सांसों के साथ गिड़गिड़ाते हुए कहा कि कृपया मेरे बच्चे को बचा लीजिए, मैं आपको मुनहमांगी रकम दूंगी। लेकिन डॉक्टर गुप्ता ने उसके हाथ को झटक दिया जैसे वह कोई गंदगी हो। राजेश ने हंसते हुए कहा कि अब तुम्हारे पास देने के लिए बचा ही क्या है मीरा, क्योंकि तुमने तो अपनी वसीयत पर कल ही हस्ताक्षर कर दिए थे जब मैंने तुम्हें नींद की गोलियां मिलाकर दी थीं। यह सुनकर मीरा को याद आया कि कल रात उसे बहुत गहरी नींद आई थी और राजेश ने उससे कुछ कागजों पर हस्ताक्षर कराए थे, यह कहकर कि वे अस्पताल की औपचारिकताओं के लिए हैं। उसे अपनी मूर्खता पर इतना क्रोध आया कि उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली, क्योंकि उसने प्यार के नाम पर अपना सब कुछ लुटा दिया था। मॉनिटर की बीप की आवाज तेज होने लगी थी, जो संकेत दे रही थी कि मीरा का रक्तचाप खतरनाक स्तर तक गिर रहा है और उसके बच्चे की धड़कन भी अनियमित हो रही है। लेकिन कमरे में मौजूद मेडिकल स्टाफ ने इस पर ध्यान देने के बजाय अपनी फाइलें भरने का नाटक जारी रखा। डॉक्टर गुप्ता ने उस घातक इंजेक्शन को मीरा की नसों में उतार दिया और मीरा को लगा जैसे उसके शरीर में आग लग गई हो और उसके फेफड़े हवा के लिए तरसने लगे। उसे महसूस हो रहा था कि उसका जीवन धीरे धीरे उसके शरीर से बाहर निकल रहा है और अंधेरा उसकी आंखों के सामने छा रहा है। लेकिन उसके अंदर की ममता ने उसे हार मानने से रोक रखा था। वह जानती थी कि अगर वह अभी मर गई तो उसका बच्चा भी इस दुनिया में आने से पहले ही खत्म हो जाएगा या फिर इस राक्षस पिता के हाथों अनाथ हो जाएगा। उसने अपने अतीत को याद किया जब वह सिंघानिया मेंशन में सुरक्षित थी और उसके 3 भाई उसे पलकों पर बिठाकर रखते थे। विक्रम भैया, जो हमेशा गंभीर रहते थे लेकिन मीरा की एक मुस्कान पर अपनी पूरी दुनिया वार सकते थे, और अर्जुन भैया, जो उसे किसी भी मुसीबत से बचाने के लिए ढाल बनकर खड़े हो जाते थे। कबीर भैया, जो उसकी हर छोटी से छोटी जिद्द को पूरा करने के लिए नई तकनीक ईजाद कर देते थे, वे सब आज उससे कितने दूर थे। मीरा ने अपने परिवार को सिर्फ इसलिए छोड़ दिया था क्योंकि वे उसकी पसंद के लड़के को स्वीकार नहीं कर रहे थे और उसे लगा था कि वे उसके प्यार को नहीं समझते। आज उसे समझ आ रहा था कि उसके भाइयों की पारखी नजर ने राजेश की असलियत को बहुत पहले ही पहचान लिया था और वे उसे बचाने की कोशिश कर रहे थे। पश्चाताप की आग उसे प्रसव पीड़ा से भी ज्यादा जला रही थी और वह मन ही मन अपने भाइयों से माफी मांग रही थी। काश वह एक बार उन्हें बता पाती कि उनकी छोटी बहन कितनी बड़ी मुसीबत में है। राजेश अब उसके कान के पास झुककर अपनी भविष्य की योजनाओं का बखान कर रहा था कि कैसे वह मीरा के मरने के बाद उसकी दौलत से ऐश करेगा और अपनी प्रेमिका के साथ दुनिया की सैर करेगा। उसने निर्लज्जता से कहा कि उसे मीरा के उस उबाऊ और आदर्शवादी जीवन से कितनी नफरत थी और वह सिर्फ इस दिन का इंतजार कर रहा था। मीरा की चेतना डूब रही थी, लेकिन राजेश के हर शब्द ने उसके अंदर गुस्से की एक चिंगारी को हवा दी। वह नहीं चाहती थी कि उसकी मौत इतनी सस्ती हो और वह इस धोखेबाज को जीतते हुए देखे। उसने अपने हाथ को अपनी कलाई पर बंधे, उस साधारण से दिखने वाले ब्रेसलेट की ओर सरकाया जिसे कबीर भैया ने उसे उसके 20वें जन्मदिन पर दिया था और कहा था कि यह सिर्फ एक गहना नहीं है बल्कि उसकी सुरक्षा का वादा है। मीरा ने कसम खाई थी कि वह अपने परिवार से कभी संपर्क नहीं करेगी, लेकिन आज मौत के मुहाने पर खड़े होकर उसे अपना अहंकार बहुत छोटा लग रहा था। डॉक्टर गुप्ता ने राजेश से कहा कि अब बस कुछ ही मिनटों का खेल बाकी है, क्योंकि इंजेक्शन अपना असर दिखा रहा है और हार्ट फेलियर को प्राकृतिक मौत का रूप देना उनके लिए बाएं हाथ का खेल है। उन्होंने ऑक्सीजन का प्रवाह कम कर दिया, जिससे मीरा का दम घुटने लगा और वह तड़पने लगी। राजेश ने अपनी घड़ी की ओर देखा और चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान के साथ कहा कि अलविदा मीरा, तुम एक अच्छी पत्नी तो नहीं बन सकी, लेकिन कम से कम एक अमीर मुर्दा तो बन ही सकती हो। मीरा का शरीर ऐंठने लगा और दर्द की एक और जबरदस्त लहर उठी, क्योंकि बच्चा दुनिया में आने के लिए संघर्ष कर रहा था। प्रकृति का नियम मनुष्य के षड्यंत्रों से लड़ रहा था और एक मां का शरीर अपने बच्चे को जन्म देने के लिए अपनी अंतिम ऊर्जा को निचोड़ रहा था। मीरा ने अपनी पूरी इच्छा शक्ति को केंद्रित किया और अपनी कांपती उंगलियों से ब्रेसलेट के नीचे छिपे उस छोटे से बटन को दबा दिया जिसे उसने सालों से नहीं हुआ था। उसे नहीं पता था कि इतने सालों बाद भी यह काम करेगा या नहीं, या उसके भाई अब भी उसकी परवाह करते होंगे या नहीं। बटन दबाते ही उसे उंगली में एक हल्की सी कंपन महसूस हुई, जो इस बात का संकेत थी कि सिग्नल भेजा जा चुका है।
अब सब कुछ किस्मत और उसके भाइयों की प्रतिक्रिया पर निर्भर था। उसकी आंखें भारी हो रही थीं और कमरे की रोशनी धुंधली पड़ती जा रही थी। उसे लगा जैसे वह किसी गहरे कुएं में गिर रही है जहां से वापस आना नामुमकिन है। राजेश का चेहरा धुंधला हो गया और उसकी हंसी की आवाज दूर होती गई। तभी मशीन ने एक लंबी और तीखी बीप की आवाज की, जो यह बता रही थी कि मीरा की दिल की धड़कन लगभग रुकने वाली है। और डॉक्टर गुप्ता ने नाटक करते हुए नर्सों को चिल्लाकर निर्देश देना शुरू कर दिया, ताकि अगर बाद में कोई जांच हो तो वे साफ बच निकले। राजेश जनकर के साथ है। जनकर मानदेश ने मगरमच्छ के आंसू बहाने के लिए अपने चेहरे के भाव बदल लिए और वह दरवाजे की ओर बढ़ा, ताकि बाहर इंतजार कर रहे लोगों को यह दुखद समाचार सुना सके। लेकिन मीरा के मन के किसी कोने में एक आवाज गूंज रही थी कि यह अंत नहीं है। उसने अपने गर्भ में पल रहे बच्चे की हलचल महसूस की और उसने खुद से वादा किया कि वह हार नहीं मानेगी। वह अपने बच्चे के लिए लड़ेगी, चाहे उसे यमराज से ही क्यों न लड़ना पड़े। बाहर का मौसम भी अचानक बदल गया था, जैसे प्रकृति को भी इस अन्याय का आभास हो गया हो, और काले घने बादलों ने आसमान को घेर लिया था। तेज हवाएं चलने लगी थीं, जो अस्पताल की खिड़कियों को खड़खड़ा रही थीं। यह तूफान मीरा के जीवन में आने वाले उस तूफान का संकेत था, जो अब उसके दुश्मनों को नेस्त नाबूद करने के लिए आ रहा था। मीरा की सांसें अब बहुत धीमी चल रही थीं और उसका शरीर ठंडा पड़ रहा था। डॉक्टर गुप्ता ने मॉनिटर की ओर देखा और संतोष की सांस ली, क्योंकि उनका काम लगभग पूरा हो चुका था। उन्होंने एक दूसरे को जीत की मुस्कान दी, यह सोचे बिना कि उन्होंने अभी अभी सोते हुए शेरों को जगा दिया है। मीरा का हाथ बिस्तर से नीचे लटक गया और वह ब्रेसलेट अब भी उसकी कलाई पर चमक रहा था, जिसमें एक लाल बत्ती बहुत ही धीमे से जल बुझ रही थी। अस्पताल के गलियारों में सन्नाटा पसरा हुआ था, क्योंकि यह रात का समय था और वीआईपी विंग में वैसे भी ज्यादा आवाजाही नहीं होती थी। लेकिन यह सन्नाटा किसी बड़े धमाके से पहले की शांति जैसा था। राजेश को लगा कि उसने दुनिया की सबसे बड़ी बाजी जीत ली है। वह मन ही मन अपनी नई कारों और मकानों की गिनती कर रहा था। उसे तनिक भी अंदाजा नहीं था कि जिस औरत को वह कमजोर और अकेली समझकर मार रहा है, उसके खून का एक एक कतरा इस देश के सबसे ताकतवर साम्राज्य से जुड़ा है। सिंघानिया परिवार का खून पानी नहीं था जो इतनी आसानी से बहा जाए। मीरा बेहोशी की हालत में भी अपने बच्चे को बचाने के लिए संघर्ष कर रही थी और उसका अवचेतन मन अपने भाइयों को पुकार रहा था। राजेश ने झुककर मीरा के ठंडे पड़ते माथे को छूने का नाटक किया और उसके कान में आखिरी बार कहा कि तुम्हारी कहानी यहीं खत्म होती है मीरा। लेकिन उसे क्या पता था कि कहानी खत्म नहीं हुई है, बल्कि अभी तो शुरू हुई है। मीरा के शरीर में दवाओं का जहर फैल रहा था, लेकिन उसके इरादे अब भी अडिग थे। वह उस पल का इंतजार कर रही थी जब उसके बच्चे की पहली किलकारी गूंजेगी। डॉक्टर गुप्ता ने सर्जिकल चाकू उठाया, ताकि अगर प्राकृतिक रूप से मौत न हो तो वे सर्जरी के दौरान कोई जटिलता दिखा सकें। कमरे में मौत का नंगा नाच चल रहा था और इंसानियत शर्मसार हो रही थी। मीरा की बंद आंखों के सामने अंधेरा गहराता जा रहा था, लेकिन उस अंधेरे में उसे 3 धुंधली परछाइयां दिखाई दे रही थीं। वे परछाइयां जो बचपन में उसके डर को दूर भगा देती थीं। क्या वे आज भी आएंगे? क्या वे अपनी जिद्दी और बागी बहन को माफ करेंगे? इंदिरा दे थीं। सवालों के साथ मीरा की चेतना रसातल में चली गई और कमरे में सिर्फ मशीनों की बीप और डॉक्टरों की फुसफुसाहट रह गई। राजेश अपनी जीत के नशे में चूर था और डॉक्टर गुप्ता अपने इनाम के बारे में सोच रहे थे। उन्हें जरा भी भनक नहीं थी कि शहर के दूसरे कोने में एक अलार्म बज उठा है, जिसने एक सोए हुए ज्वालामुखी को सक्रिय कर दिया है। कमरे में फैली हुई दवाओं की तीखी गंध और मशीनों की निरंतर चलती आवाजें मीरा के दिमाग को सुन्न किए दे रही थीं, और उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वह वास्तविकता और सपनों के बीच किसी अधर में लटकी हुई है। उसकी आंखों के सामने का दृश्य बार बार धुंधला हो रहा था और फिर साफ हो रहा था, लेकिन हर बार जब दृश्य साफ होता तो उसे अपने पति राजेश के चेहरे पर वह शैतानी मुस्कान दिखाई देती, जो उसके दिल को किसी नुकीले खंजर की तरह चीर रही थी। यह वही चेहरा था जिसे देखकर कभी उसे सुकून मिलता था और जिसके लिए उसने अपनी राजसी जिंदगी को ठुकरा दिया था। यादों का एक बवंडर उसके दिमाग में उमड़ने लगा जब वह पहली बार राजेश से मिली थी। एक साधारण सी कॉफी शॉप में, जहां उसने अपनी पहचान छुपाकर एक आम लड़की बनकर उससे मुलाकात की थी।
उसे लगा था कि राजेश उसकी सादगी और उसके व्यक्तित्व से प्यार करता है ना कि उसके सरनेम या उसके बैंक बैलेंस से, और इसी भ्रम में उसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी। फ्लैशबैक के दृश्य उसकी आंखों के सामने नाचने लगे जब उसने सिंघानिया मेंशन के उस विशाल हॉल में अपने तीनों भाइयों के खिलाफ खड़े होकर राजेश का हाथ थामने का फैसला किया था। उसे याद आया कि कैसे विक्रम भैया की आंखों में आंसू थे और अर्जुन भैया गुस्से से लाल हो रहे थे, जबकि कबीर भैया ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की थी कि राजेश एक धोखेबाज है। उन्होंने उसे राजेश की कुछ संदिग्ध तस्वीरें और दस्तावेज भी दिखाए थे, लेकिन प्रेम के नशे में चूर मीरा ने उन सभी सबूतों को अपने भाइयों की साजिश मानकर खारिज कर दिया था। उसने दोहर एक खारिज कर दिया था, अपने भाइयों पर चिल्लाते हुए कहा था कि वे उसकी खुशियों से जलते हैं और वे कभी नहीं चाहते कि वह एक सामान्य जीवन जिए। आज उस पल को याद करके मीरा का रोम रोम पश्चाताप की आग में जल रहा था, क्योंकि उसके भाइयों का हर एक शब्द सच साबित हो रहा था और वह खुद अपनी ही जिद की बलि चढ़ गई थी। राजेश ने उसके पास आकर उसके गाल को थपथपाया, लेकिन इस स्पर्श में कोई अपनापन नहीं था, बल्कि एक मालिक का अपने गुलाम के प्रति अधिकार जैसा भाव था। उसने झुककर मीरा के कान में फुसफुसाते हुए कहा कि उसे कभी भी मीरा से प्यार नहीं था, बल्कि उसे तो उस आला के बाद उसके बाद आकर अपने आलिक से प्यार को देखी जाती है। दौलत से प्यार था जो मीरा अपने साथ लाई थी, भले ही वह उसे कम लग रही थी। उसने बताया कि कैसे उसने मीरा को बेवकूफ बनाकर उसकी सारी बचत और गहने अपने नाम करवा लिए थे और अब केवल यह बीमा पॉलिसी बची थी जो उसकी मौत के बाद उसे करोड़पति बना देगी। मीरा का शरीर शिथिल पड़ा था, लेकिन उसका दिमाग पूरी तरह जागृत था और वह राजेश की हर बात सुन रही थी। उसे अपनी लाचारी पर इतना क्रोध आ रहा था कि अगर उसके शरीर में थोड़ी भी ताकत होती तो वह उठकर राजेश का गला घोंट देती। डॉक्टर गुप्ता, जो अब तक मॉनिटर पर कुछ आंकड़ों के साथ छेड़छाड़ कर रहे थे, उन्होंने राजेश को इशारा किया कि अब अंतिम चरण का समय आ गया है। उन्होंने एक नई ड्रिप बोतल चढ़ाई जिसमें एक ऐसा पारदर्शी तरल पदार्थ था जो शरीर में जाते ही रक्त के थक्के जमने की प्रक्रिया को बाधित कर देता था, जिससे प्रसव के दौरान अत्यधिक रक्तस्राव होना तय था। मीरा ने उस बोतल को देखा और उसे समझ आ गया कि यह उसकी मौत का फरमान है। उसने विरोध में अपना सिर हिलाने की कोशिश की और मुंह से कुछ शब्द निकालने चाहे, लेकिन उसकी जुबान भारी हो चुकी थी और केवल एक अस्पष्ट सी करा ही बाहर निकल सकी। डॉक्टर गुप्ता ने उसे सांत्वना देने का नाटक करते हुए कहा कि घबराओ मत मीरा, यह सिर्फ तुम्हारी ताकत बढ़ाने के लिए है ताकि तुम बच्चे को आसानी से जन्म दे सको। कितना बड़ा झूठ था यह और कितनी सफाई से बोला गया था। एच एस गेरिंग बोल्ड इज बाई ईक वॉज बोल्ड बाई। राजेश ने अपनी जेब से एक मुड़ा हुआ कागज निकाला और मीरा के सामने लहराया, जिस पर उसके हस्ताक्षर पहले से ही मौजूद थे। यह वही कागज था जिस पर उसने कल रात नींद की हालत में हस्ताक्षर किए थे। राजेश ने हंसते हुए बताया कि यह एक सहमति पत्र है जिसमें लिखा है कि अगर प्रसव के दौरान मां की जान को खतरा हो तो डॉक्टर बच्चे को बचाने के लिए मां की जान जोखिम में डाल सकते हैं और किसी भी दुर्घटना के लिए अस्पताल या डॉक्टर जिम्मेदार नहीं होंगे। मीरा की आंखों से आंसुओं की अविरल धारा बह निकली, क्योंकि उसने अनजाने में ही अपनी मौत के वारंट पर दस्तखत कर दिए थे। उसे अपनी नादानी पर इतना गुस्सा आ रहा था कि वह चीखना चाहती थी, लेकिन उसका गला रुंधा हुआ था। यह विश्वासघात इतना गहरा था कि उसने मीरा की आत्मा को तोड़कर रख दिया था। तभी मीरा के पेट में एक तेज दर्द उठा जो प्रसव पीड़ा की एक नई लहर थी, और इस बार यह दर्द पहले से कहीं ज्यादा तीव्र था। उसका बच्चा दुनिया में आने के लिए बेचैन था, जैसे उसे भी पता चल गया हो कि उसकी मां खतरे में है। मीरा ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और उसने तय किया कि चाहे कुछ भी हो जाए वह अपने बच्चे को इन दरिंदों के हवाले नहीं करेगी। उसने अपनी बची खुची ताकत को बटोरा और अपनी सांसों को नियंत्रित करने की कोशिश की। डॉक्टर गुप्ता ने देखा कि मीरा का रक्तचाप अचानक बढ़ रहा है, जो उनकी योजना के लिए अच्छा नहीं था। उन्होंने नर्स को डांटते हुए कहा कि मरीज को शांत करो, वरना सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। नर्स ने एक और इंजेक्शन तैयार किया, लेकिन उसकी आंखों में एक डर था जो बता रहा था कि वह इस अपराध में शामिल तो है, लेकिन उसका ज़मीर अभी पूरी तरह नहीं मरा है।
राजेश अब कमरे में इधर-उधर टहल रहा था और बार-बार अपनी घड़ी देख रहा था, जैसे उसे किसी और जगह जाने की जल्दी हो। उसने अपना फोन निकाला और किसी को मैसेज किया और उसके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आ गई। मीरा समझ गई कि वह अपनी प्रेमिका को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं और अपनी चेहरे पर और ऑरा बार आ सके। संदेश भेज रहा है, शायद यह बताने के लिए कि काम लगभग पूरा हो गया है। इस विचार ने मीरा के दिल को और भी ज्यादा दुखाया कि जिस समय वह मौत से लड़ रही है, उसका पति किसी और के साथ जश्न मनाने की योजना बना रहा है। उसने भगवान से प्रार्थना की कि उसे बस थोड़ी सी और मोहलत मिल जाए ताकि वह गारों को बदातर के लिए को और दी से बदारों को एक जश्न मनाने की योजना के साथ जश्न मनाने की पोस्ट किया है, अपने बच्चे को सुरक्षित देख सके। उसे अब अपनी जान की परवाह नहीं थी, उसे बस अपने बच्चे की चिंता थी जो इस जहरीले माहौल में सांस लेने वाला था। अचानक कमरे की लाइटें झिलमिलाने लगीं और बाहर से बादलों के गरजने की तेज आवाज आई, जिससे माहौल और भी डरावना हो गया। प्रकृति का यह रौद्र रूप मीरा के अंदर चल रहे तूफान का ही प्रतिबिंब लग रहा था। डॉक्टर गुप्ता थोड़ा घबरा गए और उन्होंने बैकअप पादाहर और 19 संगार आना है। जनरेटर की स्थिति जांचने के लिए एक वार्ड बॉय को भेजा। यह छोटी सी बाधा मीरा के लिए एक संकेत थी कि शायद ऊपर वाला भी इस अन्याय को देख रहा है। उसने अपनी आंखों को बंद कर लिया और अपने भाइयों के चेहरों को याद करने लगी। विक्रम भैया का गंभीर लेकिन प्यार भरा चेहरा, अर्जुन भैया की शरारती हंसी और कबीर भैया की बुद्धिमत्ता। उसे यकीन होने लगा था कि उसका संदेश उन तक पहुंच गया होगा, क्योंकि वे कभी भी अपनी छोटी बहन को नजरअंदाज नहीं करते थे, चाहे वह उनसे कितनी भी दूर क्यों न चली गई हो। राजेश ने डॉक्टर गुप्ता से फुसफुसाते हुए पूछा कि इसमें और कितनी देर लगेगी, क्योंकि वह अब और नाटक नहीं कर सकता। डॉक्टर गुप्ता ने उसे शांत रहने का इशारा किया और कहा कि दवा अपना काम कर रही है और बस कुछ ही मिनटों में दिल की धड़कन रुक जाएगी, जिसे वे कार्डियक अरेस्ट घोषित कर देंगे। वे दोनों इतनी बेशर्मी से उसकी मौत की चर्चा कर रहे थे जैसे वे किसी व्यापारिक सौदे की बात कर रहे हों। मीरा का खून खौल उठा और उसके अंदर सिंघानिया खानदान का वो स्वाभिमान जाग उठा जो उसने सालों से दबा रखा था। वह एक योद्धा परिवार की बेटी थी और वह इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं थी। उसने अपनी आंखों को खोला और राजेश की ओर एक ऐसी नजर से देखा जिसमें डर नहीं बल्कि चुनौती थी। राजेश ने जब मीरा की आंखों में वह आग देखी तो वह एक पल के लिए सहम गया। उसे समझ नहीं आया कि मौत के मुंह में जा रही एक औरत इतनी हिम्मत कैसे दिखा सकती है। उसने अपनी घबराहट को छिपाने के लिए एक झूठी हंसी हंसी और मीरा से कहा कि मुझे घूरने से कुछ नहीं होगा मीरा, अब तुम कुछ नहीं कर सकती। लेकिन मीरा जानती थी कि वह गलत है। उसका ब्रेसलेट अभी भी हल्का गर्म था, जो बता रहा था कि वह सक्रिय है और ट्रैकिंग सिग्नल भेज रहा है। उसने मन ही मन अपने बच्चे से बातें करना शुरू कर दिया और उसे आश्वासन दिया कि मामा आ रहे हैं और वे सब कुछ ठीक कर देंगे। यह विश्वास ही अब उसका एकमात्र सहारा था। रक्तस्राव शुरू हो चुका था और सफेद चादर धीरे धीरे लाल रंग में रंगने लगी थी। डॉक्टर गुप्ता ने नर्सों को निर्देश दिया कि वे खून रोकने का नाटक करें, लेकिन असल में कुछ न करें। मीरा को ठंड लगने लगी और उसे लगा जैसे उसके शरीर से सारी गर्मी बाहर निकल रही है। उसकी दृष्टि अब पूरी तरह धुंधली हो चुकी थी और आवाजें किसी गहरे कुएं से आती हुई प्रतीत हो रही थीं। वह अपनी चेतना को बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रही थी, क्योंकि वह जानती थी कि अगर वह सो गई तो शायद कभी नहीं जाग पाएगी। दर्द अब असहनीय हो चुका था, लेकिन उसने उफ तक नहीं की, क्योंकि वह इन जानवरों को अपनी कमजोरी नहीं दिखाना चाहती थी। समय जैसे थम सा गया था और हर सेकंड 1 घंटे जैसा लग रहा था। राजेश खिड़की के पास खड़ा होकर बाहर बारिश को देख रहा था और अपने उज्ज्वल भविष्य के सपने बुन रहा था। उसे नहीं पता था कि अस्पताल के बाहर क्या हलचल शुरू हो चुकी है। उसे लग रहा था कि दुनिया की कोई भी ताकत अब उसे अमीर बनने से नहीं रोक सकती। उसका अहंकार ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी, जिसने उसे इतना अंधा कर दिया था कि वह देख ही नहीं पाया कि उसने किस शेरनी की मांद में हाथ डाल दिया है। सिंघानिया परिवार के दुश्मनों का इतिहास रहा है कि उनका नामो निशान मिटा दिया जाता है, और राजेश ने तो उनके जिगर के टुकड़े पर हाथ डाला था। मीरा की सांसें उखड़ रही थीं और मशीन की बीप की गति तेज और अनियमित हो गई थी। यह वह पल था जिसका डॉक्टर गुप्ता इंतजार कर रहे थे।
उन्होंने एक सिरिंज उठाई जिसमें पोटेशियम क्लोराइड भरा हुआ था जो दिल को तुरंत रोक सकता था। यह उनका बैकअप प्लान था। पोटेशियम क्लोराइड भरा हुआ था अगर दवा काम न करे। उन्होंने राजेश की ओर देखा और सिर हिलाया। राजेश ने अपनी आंखें फेर लीं, क्योंकि शायद उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह अपनी पत्नी को मरते हुए देख सके, या शायद वह बाद में पुलिस को यह कहना चाहता था कि वह उस वक्त देख नहीं रहा था। डॉक्टर गुप्ता मीरा के पास आए और उन्होंने कैनुला में इंजेक्शन लगाने के लिए उसकी बाह पकड़ी। मीरा ने अपनी आखिरी ताकत लगाकर अपना हाथ खींचने की कोशिश की, लेकिन पकड़ बहुत मजबूत थी। तभी एक जोरदार धमाका हुआ और अस्पताल की बिजली पूरी तरह चली गई। चारों तरफ अंधेरा छा गया और केवल आपातकालीन लाइटें ही जल रही थीं। मशीनें बंद हो गईं और उनकी जगह एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। डॉक्टर गुप्ता का हाथ हवा में ही रुक गया और राजेश घबराकर दरवाजे की ओर भागा। यह सामान्य बिजली कटौती नहीं थी, बल्कि यह किसी सुनियोजित हमले की शुरुआत थी। मीरा के चेहरे पर एक कमजोर सी मुस्कान आ गई। वह जानती थी कि यह अंधेरा उसके दुश्मनों के लिए है, लेकिन उसके लिए यह आशा की किरण है। कबीर भैया का तकनीकी जादू शुरू हो चुका था। अस्पताल का पूरा सिस्टम अब उनके नियंत्रण में था। अंधेरे में अफरा तफरी मच गई थी। नर्सें चिल्ला रही थीं और डॉक्टर गुप्ता अपने मोबाइल की टॉर्च जलाने की कोशिश कर रहे थे। राजेश दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक लॉक जाम हो चुका था। वह कमरे में कैद हो गया था, अपनी मरती हुई पत्नी और एक हत्यारे डॉक्टर के साथ। मीरा ने गहरी सांस ली और अपने आप को तैयार किया। खेल अब पलट चुका था। शिकारी अब शिकार बनने वाला था। बाहर से आती हुई हेलीकॉप्टर की गड़गड़ाहट ने इस बात पर मुहर लगा दी कि सिंघानिया भाई आ चुके हैं और वे अकेले नहीं आए हैं। राजेश ने डरते हुए पूछा कि यह क्या हो रहा है और लाइट क्यों गई। डॉक्टर गुप्ता भी पसीने से तरबतर हो गए थे, क्योंकि वेंटिलेटर और अन्य जीवन रक्षक प्रणालियां भी बंद हो गई थीं। उन्होंने मैनुअल पंप का इस्तेमाल करने का नाटक किया, लेकिन उनके हाथ कांप रहे थे। मीरा ने महसूस किया कि उसका दर्द अब भी है, लेकिन डर गायब हो चुका है। उसे अपने भाइयों की मौजूदगी का एहसास हो रहा था, जैसे वे उसके पास ही खड़े हों। वह जानती थी कि अब कुछ ही पलों में यह दरवाज़ा खुलेगा और उसके बाद जो मंजर होगा वह इन लोगों की रूह तक को कंपा जाता है देगा। शहर के सबसे पॉश इलाके में स्थित सिंघानिया मेंशन की गगनचुंबी इमारत के सबसे ऊपरी तल पर बने विशाल कॉन्फ्रेंस हॉल में एक गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था, जो वहां चल रही अरबों खरबों के व्यापारिक समझौते की गंभीरता को बयां कर रहा था। विक्रम सिंघानिया, जो आगे की साथ के गंभीरता को बयां कर रहा था, देश के सबसे बड़े बिजनेस टाइकून माने जाते थे। अपनी कुर्सी पर किसी सम्राट की भांति बैठे हुए थे और उनकी तेज तर्रार आंखें सामने बैठे विदेशी निवेशकों के चेहरे के भावों को पढ़ रही थीं। उनके दाहिनी ओर अर्जुन सिंघानिया बैठे थे, जिनका व्यक्तित्व किसी सेनापति जैसा सख्त और अनुशासित था, और बाईं ओर कबीर सिंघानिया अपनी लैपटॉप स्क्रीन पर उंगलियां नचा रहे थे और दुनिया भर के शेयर बाजारों पर नजर रखे हुए थे। यह बैठक सिंघानिया ग्रुप के इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण बैठक मानी जा रही थी, लेकिन इन तीनों भाइयों के मन के किसी कोने में हमेशा एक खालीपन रहता था, जो उनकी खोई हुई बहन मीरा की याद दिलाता था। अचानक कबीर के लैपटॉप और कलाई पर बंधी स्मार्ट वॉच से एक बहुत ही अजीब और तीखी सायरन जैसी आवाज आने लगी, जिसने पूरे हॉल की शांति को भंग कर दिया और सभी विदेशी डेलीगेट्स चौंककर एक दूसरे को देखने लगे। यह कोई साधारण अलार्म नहीं था, बल्कि यह वह अपना साधारण देगा है रेड कोड था, जिसे कबीर ने सालों पहले केवल एक ही मकसद के लिए बनाया था, और वह मकसद था उनकी प्यारी बहन मीरा की सुरक्षा। विक्रम और अर्जुन के चेहरे का रंग एक ही पल में बदल गया और उनकी आंखों में व्यापार की चमक की जगह एक भाई की चिंता और डर ने ले ली। कबीर ने कांपते हाथों से कीबोर्ड पर कुछ बटन दबाए और स्क्रीन पर एक लाल बिंदु चमकने लगा, जो मीरा की लोकेशन बता रहा था, लेकिन उसके साथ आ रहे वाइटल स्टैटिस्टिक्स यानी जीवन के संकेत बेहद डरावने थे। कबीर की आवाज भारी हो गई और उसने घबराहट में चिल्लाते हुए कहा कि मीरा खतरे में है और उसकी दिल की धड़कन बहुत तेजी से गिर रही है, जिसका मतलब है कि वह मौत के करीब है। विक्रम, जो अपनी भावनाओं पर हमेशा काबू रखते थे, अपनी कुर्सी से झटके से खड़े हो गए और उनकी आंखों में ऐसा क्रोध उमड़ आया जिसे देखकर सामने बैठे लोग सिहर उठे। अर्जुन ने बिना एक पल गंवाए अपना फोन निकाला और अपनी निजी सुरक्षा सेना को तुरंत तैयार होने का आदेश दिया
और उनकी आवाज में इतनी कड़वाहट थी कि जैसे वह किसी युद्ध की घोषणा कर रहे हों। उन्होंने विदेशी निवेशकों की ओर देखा भी नहीं और मीटिंग को बीच में ही छोड़ दिया, क्योंकि उनके लिए दुनिया की सारी दौलत उनकी बहन की एक सांस के सामने धूल के बराबर थी। तीनों भाई आंधी की तरह कॉन्फ्रेंस हॉल से बाहर निकले और उनके पीछे उनके सहायकों और बॉडीगार्ड्स का हुजूम चल पड़ा, जो उनकी चाल की तेजी से तालमेल बिठाने की कोशिश कर रहा था। विक्रम ने चलते चलते अपने सेक्रेटरी को आदेश दिया कि शहर का पूरा दाने-बाथा ट्रैफिक सिस्टम जाम कर दिया जाए, ताकि उनका काफिला बिना किसी रुकावट के अस्पताल तक पहुंच सके। कबीर लगातार अपने टैबलेट पर मीरा की स्थिति पर नजर रखे हुए था और उसका चेहरा गुस्से से लाल हो रहा था, क्योंकि वह देख सकता था कि मीरा के शरीर में किस तरह की दवाएं डाली जा रही हैं। उसने दांत पीसते हुए कहा कि यह कोई हादसा नहीं है, बल्कि किसी ने जानबूझकर मीरा को मारने की कोशिश की है और वह शख्स लाइफ केयर अस्पताल के अंदर ही है। अर्जुन ने यह सुनते ही अपनी मुट्ठियां भींच लीं और उसकी नसों में खून खौलने लगा और उसने कसम खाई कि जिसने भी उसकी बहन को चोट पहुंचाने की कोशिश की है, वह आज उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। वे लोग लिफ्ट से सीधे बेसमेंट में पहुंचे, जहां उनकी विशेष बुलेटप्रूफ गाड़ियां और निजी हेलीकॉप्टर हमेशा तैयार रहते थे। विक्रम ने हेलीकॉप्टर के पायलट को इशारा किया और बिना समय बर्बाद किए वे उसमें सवार हो गए, जबकि अर्जुन ने गाड़ियों के काफिले को सड़क के रास्ते अस्पताल को घेरने के लिए रवाना कर दिया। हेलीकॉप्टर के पंखों की गड़गड़ाहट ने हवा को चीर दिया और वह सिंघानिया टावर की छत से उड़कर शहर के आसमान में छा गया। हवा में उड़ते हुए कबीर ने लाइफ केयर अस्पताल के पूरे नेटवर्क को हैक करना शुरू कर दिया और उसकी उंगलियां कीबोर्ड पर बिजली की गति से चल रही थीं। उसने अस्पताल के सीसीटीवी कैमरों का नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया और जब उसने प्रसूति कक्ष के अंदर का दृश्य देखा तो उसका खून जम गया। उसने देखा कि मीरा बेसुध पड़ी है और डॉक्टर कुछ संदिग्ध गतिविधियां कर रहे हैं, जबकि एक आदमी जो शायद मीरा का पति था वहां खड़ा मुस्कुरा रहा था। कबीर ने वह वीडियो फुटेज तुरंत विक्रम और अर्जुन को दिखाया, जिसे देखकर विक्रम की आंखों से आंसू गिर पड़े और अर्जुन का चेहरा पत्थर की तरह सख्त हो गया। विक्रम ने कबीर से कहा कि अस्पताल की बिजली काट दो और सारे इलेक्ट्रॉनिक ताले लॉक कर दो, ताकि वह हरामजादा वहां से भाग न सके। इसी आदेश का पालन करते हुए कबीर ने एक कमांड एंटर की और उसी पल लाइफ केयर अस्पताल में अंधेरा छा गया और बैकअप सिस्टम को भी उसने डिसेबल कर दिया, जैसा कि हमने पिछले अध्याय में देखा था। अर्जुन ने अपने कमांडोज को रेडियो पर निर्देश दिया कि अस्पताल के हर एक निकास द्वार को सील कर दिया जाए और एक परिंदा भी उनकी इजाजत के बिना बाहर न जा सके। उनका गुस्सा इतना भयानक था कि वे अस्पताल को ही राख कर देने के लिए तैयार थे। हेलीकॉप्टर अब अस्पताल के करीब पहुंच रहा था और नीचे शहर की सड़कों पर अर्जुन की ब्लैक एसयूवी गाड़ियों का काफिला सायरन बजाते हुए मौत के दूतों की तरह दौड़ रहा था। लाइफ केयर अस्पताल के प्रशासन में हड़कंप मच गया था, क्योंकि बिजली जाने के साथ ही उनके सारे कंप्यूटर सिस्टम्स पर सिंघानिया ग्रुप का लोगो और एक चेतावनी संदेश फ्लैश होने लगा था। अस्पताल के डायरेक्टर को समझ नहीं आ रहा था कि अचानक क्या हो गया है, और जब उन्होंने खिड़की से बाहर देखा तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। आसमान में मंडराते ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर और नीचे गेट पर जमा होती काली वर्दीधारी फौज को देखकर उन्हें एहसास हो गया कि आज यहां कयामत आने वाली है। उन्होंने कांपते हाथों से पुलिस कमिश्नर को फोन मिलाने की कोशिश की, लेकिन नेटवर्क भी जाम कर दिया गया था। यह सिर्फ एक अस्पताल नहीं था, अब यह सिंघानिया भाइयों का युद्धक्षेत्र बन चुका था। हेलीकॉप्टर अस्पताल की छत पर लैंड करने के बजाय सीधे मुख्य द्वार के सामने लॉन में उतरा, जिससे वहां लगी धूल और पत्तियां किसी तूफान की तरह उड़ने लगीं। सुरक्षा गार्ड्स अपनी लाठियां और बंदूकें लेकर दौड़े, लेकिन जैसे ही उन्होंने हेलीकॉप्टर से उतरते हुए तीनों भाइयों को देखा, उनके कदम वहीं जम गए। विक्रम सबसे आगे थे। उनका कोट हवा में लहरा रहा था और उनके चेहरे पर यमराज जैसा क्रोध था। उनके पीछे अर्जुन एक लोडेड ऑटोमेटिक राइफल के साथ उतरे और कबीर हाथ में एक हाईटेक डिवाइस लिए हुए थे। उनके पीछे दर्जनों ब्लैक कमांडोज उतर आए, जिन्होंने पलक झपकते ही अस्पताल के सुरक्षाकर्मियों को घुटनों पर ला दिया। अर्जुन ने हवा में एक गोली चलाई, जिससे पूरा परिसर गूंज उठा और वहां मौजूद मरीज और तीमारदार डर के मारे चीखने लगे और इधर-उधर भागने लगे। अर्जुन ने अपनी गरजती हुई आवाज में चेतावनी दी कि कोई भी अपनी जगह से न हिले और जो भी हमारे रास्ते में आएगा उसे वहीं ढेर कर दिया जाएगा। विक्रम ने बिना किसी की परवाह
कि ये सीधे रिसेप्शन की ओर कदम बढ़ाए और उनका हर कदम इतना भारी था कि जैसे धरती हिल रही हो। रिसेप्शनिस्ट लड़कियां डर के मारे डेस्क के नीचे छिप गईं, क्योंकि उन्होंने मैगजीन के कवर पर छपने वाले इन अरबपतियों को आज साक्षात मौत के रूप में देखा था। कबीर ने अपने डिवाइस से स्कैन करके बताया कि मीरा तीसरी मंजिल के वीआईपी लेबर रूम में है और वहां जाने वाली लिफ्ट को उसने अनलॉक कर लिया है। वे तीनों भाई लिफ्ट की ओर बढ़े और उनके बॉडीगार्ड्स ने उनके चारों ओर एक मानव घेरा बना लिया। अस्पताल के भाई लिफ्ट को उन्हें बड़ी बड़ी बातें हैं और बार कर कुछ सीनियर डॉक्टर्स ने उन्हें रोकने की कोशिश की और नियम कानून का हवाला देना चाहा, लेकिन अर्जुन ने उनमें से एक को कॉलर से पकड़कर दीवार पर दे मारा। अर्जुन ने चिल्लाकर कहा कि अगर मेरी बहन को एक खरोंच भी आई तो मैं इस अस्पताल की ईंट से ईंट बजा दूंगा और तुम सबको जिंदा दफना दूंगा। यह दृश्य इतना भयानक था कि किसी की भी दोबारा बोलने की हिम्मत नहीं हुई। लिफ्ट ऊपर की ओर जा रही थी और उस बंद बॉक्स के अंदर तीनों भाइयों की सांसें अटकी हुई थीं। विक्रम को वह दिन याद आ रहा था जब मीरा ने घर छोड़ा था और उसने उसे रोकने की कोशिश नहीं की थी। आज उसे अपनी उस गलती पर इतना पछतावा हो रहा था कि वह खुद को कभी माफ नहीं कर पाएगा। उसने मन ही मन भगवान से प्रार्थना की कि बस मीरा सही सलामत हो, बाकी वह पूरी दुनिया को जलाकर खाक कर देगा। कबीर लगातार मीरा के वाइटल साइंस चेक कर रहा था, जो बहुत धीमे लेकिन स्थिर थे। उसने भाइयों को बताया कि वह अभी भी लड़ रही है, और यह सुनकर अर्जुन की आंखों में उम्मीद की एक किरण जागी। तीसरी मंजिल पर पहुंचते ही लिफ्ट का दरवाजा खुला और वहां का नजारा किसी डरावनी फिल्म जैसा था, क्योंकि वहां सिर्फ आपातकालीन लाल बत्तियां जल रही थीं और गलियारा सुनसान था। कबीर ने इशारा किया कि कमरा नंबर 304 वही है जहां मीरा को रखा गया है। वे तीनों उस दिशा में दौड़े और उनके जूतों की आवाज खाली गलियारे में गूंजने लगी। कमरे के बाहर खड़े डॉक्टर और नर्सें, जो बिजली जाने की वजह से बाहर आ गए थे, इन तीनों को देखकर थर-थर कांपने लगे। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि जिस लावारिस मरीज को वे मरने के लिए छोड़ रहे हैं, उसके पीछे इतनी बड़ी ताकत खड़ी है। विक्रम ने कमरे के इलेक्ट्रॉनिक लॉक को देखा, जो कबीर के हैक करने की वजह से जाम हो चुका था। उसने अर्जुन को इशारा किया और अर्जुन ने बिना एक पल सोचे दरवाजे पर एक जोरदार लात मारी। दरवाजा अपनी जगह से उखड़कर अंदर जा गिरा। अंदर का दृश्य देखकर तीनों भाइयों का दिल एक पल के लिए रुक गया। अंधेरे में भी वे देख सकते थे कि मीरा खून से लथपथ बिस्तर पर पड़ी थी और उसका पति राजेश डर के मारे एक कोने में दुबका हुआ था। डॉक्टर गुप्ता के हाथ में अभी भी वह जहरीला इंजेक्शन था, जिसे वे शायद अंधेरे का फायदा उठाकर लगाने ही वाले थे। कमरे में प्रवेश करते ही वातावरण पूरी तरह बदल गया। बाहर का तूफान अब कमरे के अंदर आ चुका था। विक्रम ने सबसे पहले डॉक्टर गुप्ता की कलाई पकड़कर मरोड़ दी, जिससे इंजेक्शन फर्श पर गिर गया और डॉक्टर दर्द से चिल्ला उठा। अर्जुन ने राजेश को गर्दन से पकड़कर हवा में उठा लिया और उसे दीवार से सटा दिया। राजेश की आंखें फटी की फटी रह गई थीं, क्योंकि उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी सीधी सादी पत्नी के भाई देश के सबसे खूंखार और ताकतवर लोग होंगे। वह कुछ बोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अर्जुन की पकड़ इतनी मजबूत थी कि उसके गले से आवाज ही नहीं निकल रही थी। कबीर तुरंत मीरा के पास पहुंचा और उसने अपनी जेब से एक अत्याधुनिक पोर्टेबल मेडिकल किट निकाली। उसने सबसे पहले मीरा की नब्ज जांची और राहत की सांस ली कि धड़कन अभी चल रही है। उसने तुरंत एक एंटीडोट इंजेक्ट किया, जो उसने डेटा के आधार पर तैयार किया था, ताकि डॉक्टर द्वारा दिए गए जहर का असर कम किया जा सके। कबीर ने प्यार से मीरा के माथे पर हाथ रखा और रुंधे गले से कहा कि हम आ गए हैं गुड़िया, अब तुम्हें कुछ नहीं होगा। मीरा ने अपनी भारी पलकें थोड़ी सी खोलीं और धुंधली रोशनी में अपने भाई का चेहरा पहचाना। उसके होठों पर एक बहुत ही हल्की मुस्कान आई और उसने धीरे से भैया कहा। इस एक शब्द ने कमरे में मौजूद तीनों भाइयों के दिलों को पिघला दिया, लेकिन साथ ही उनके गुस्से को एक नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया। विक्रम ने मुड़कर राजेश की ओर देखा और उसकी आंखों में जो नफरत थी, वह किसी ज्वालामुखी से कम नहीं थी। उसने अर्जुन से कहा कि इसे अभी मत मारना, क्योंकि मौत इसके लिए बहुत आसान सजा होगी। हम इसे ऐसी जिंदगी देंगे कि यह हर पल मौत की भीख मांगेगा। राजेश को अब अपनी गलती का एहसास हो रहा था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उसने सोने का अंडा देने वाली
मुर्गी को मारने के चक्कर में एक ऐसे ड्रैगन को जगा दिया था जो अब उसे निगलने के लिए तैयार था। बाहर से और भी कमांडोज कमरे में घुस आए और उन्होंने डॉक्टर गुप्ता और राजेश को अपने कब्जे में ले लिया। कबीर ने घोषणा की कि उसे तुरंत सर्जरी शुरू करनी होगी क्योंकि बच्चा संकट में है और मीरा की हालत स्थिर नहीं है। उसने अस्पताल के जनरेटर को रिमोटली ऑन किया ताकि ऑपरेशन थिएटर की लाइटें और मशीनें काम कर। अब यह कमरा एक युद्ध के मैदान से एक अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर में बदल चुका था, जहां कबीर एक डॉक्टर की भूमिका में था और विक्रम और अर्जुन रक्षक की भूमिका में। उन्होंने तय किया कि इस अस्पताल का कोई भी स्टाफ मीरा को हाथ नहीं लगाएगा। राजेश को घसीटते हुए बाहर ले जाया जा रहा था और वह गिड़गिड़ा रहा था कि उसे माफ कर दिया जाए और यह सब एक गलतफहमी है। लेकिन अर्जुन ने उसके पेट में एक जोरदार घूंसा मारा जिससे वह वहीं ढेर हो गया। अर्जुन ने झुककर उसके कान में कहा कि तुम्हारी सजा तो अभी शुरू भी नहीं हुई है। अभी तो हम मीरा और बच्चे को बचाने पर ध्यान दे रहे हैं। उसके बाद हम तुम्हें बताएंगे कि नर्क असलियत में कैसा दिखता है। अस्पताल के गलियारे में राजेश की चीखें गूंज उठीं, जो वहां मौजूद हर शख्स के लिए एक चेतावनी थी कि बुराई का अंत कितना भयानक होता है। कबीर ने पूरी एकाग्रता के साथ सर्जरी की तैयारी शुरू कर दी। उसके हाथ स्थिर थे, हालांकि उसकी आंखों में आंसू थे। वह दुनिया का सबसे बेहतरीन सर्जन और टेक्नोलॉजिस्ट था और आज उसे अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण ऑपरेशन करना था। विक्रम मीरा का हाथ थामे खड़ा था और उसे लगातार बातें कर रहा था ताकि वह होश में रहे। वह उसे बचपन की कहानियां सुना रहा था और बता रहा था कि घर पर सब उसका कितना इंतजार कर रहे हैं। मीरा की पकड़ कमजोर थी, लेकिन उसे अपने भाइयों की मौजूदगी से एक नई ऊर्जा मिल रही थी। उसे यकीन हो गया था कि अब वह एक अंदर एलेक्स और उसे बारे में सुरक्षित है। ऑपरेशन थिएटर में बदल चुके उस प्रसूति कक्ष का माहौल अब किसी युद्ध के मैदान से कम नहीं था, जहां एक तरफ जीवन और मृत्यु के बीच संघर्ष चल रहा था और दूसरी तरफ प्रतिशोध की आग धधक रही थी। कबीर सिंघानिया ने अपनी तकनीकी विशेषज्ञता और चिकित्सा ज्ञान का पूरा उपयोग करते हुए कमरे को एक अत्याधुनिक शल्य चिकित्सा इकाई में परिवर्तित कर दिया था और उसकी उंगलियां मशीनरी पर पियानो वादक की तरह चल रही थीं। उसने अस्पताल के निकम्मे कर्मचारियों को एक कोने में खड़े रहने का आदेश दिया था, क्योंकि उसे उन पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं था और वह अपनी बहन की जान के साथ कोई जुआ नहीं खेलना चाहता था। मीरा की सांसें उखड़ रही थीं और मॉनिटर पर चलती हुई टेढ़ी मेढ़ी लकीरें कबीर के माथे पर पसीने की बूंदें ला रही थीं, लेकिन उसका चेहरा शांत था, क्योंकि वह जानता था कि उसकी जरा सी घबराहट उसकी बहन की जान ले सकती है। उसने अपनी जेब से एक नैनो चिप निकालकर मीरा की कलाई पर लगा दी, जो उसके शरीर के हर एक सेल की जानकारी सीधे कबीर के चश्मे पर प्रोजेक्ट कर रही थी, जिससे वह सटीकता के साथ ऑपरेशन कर सके। कमरे के बाहर गलियारे में एक अलग ही दृश्य चल रहा था, जो किसी भी कमजोर दिल वाले इंसान को हमेशा के लिए डरा सकता था। जहां अर्जुन सिंघानिया ने राजेश को कॉलर से पकड़कर दीवार पर टांग रखा था। राजेश के पैर जमीन से 6 इंच ऊपर थे और उसका चेहरा डर के समझर करेंगे मारे नीला पड़ चुका था, क्योंकि उसने अपनी जिंदगी में कभी इतनी क्रूर ताकत का अनुभव नहीं किया था। अर्जुन की आंखों में जो अंगारे दहक रहे थे, वे बता रहे थे कि अगर अभी मीरा की सर्जरी चल न रही होती तो वह राजेश की गर्दन को उसी वक्त मरोड़ देता जैसे कोई सूखी लकड़ी तोड़ता है। राजेश अब भी समझ नहीं पा रहा था कि आखिर यह सब क्या हो रहा है और उसकी साधारण सी पत्नी के पास ऐसे राक्षस भाई कहां से आ गए जो पूरे अस्पताल को बंधक बनाकर खड़े हैं। वह हकलाते हुए कुछ बोलने की कोशिश कर रहा था कि वह मीरा का पति है और उसका इस सब पर अधिकार है, लेकिन अर्जुन ने उसके मुंह पर एक जोरदार तमाचा मारा जिससे उसके होंठ फट गए और खून की धार बह निकली। विक्रम सिंघानिया, जो अब तक अपनी भावनाओं को नियंत्रित किए हुए थे, उन्होंने अपनी जेब से फोन निकाला और अपने वकीलों की टीम को एक ऐसा आदेश दिया जिसने वहां मौजूद अस्पताल के डायरेक्टर की रूह कंपा दी। विक्रम ने अपनी भारी और अधिकारपूर्ण आवाज में कहा कि मुझे अगले 10 मिनट के अंदर इस लाइफ केयर अस्पताल के मालिकाना हक के कागजात चाहिए और कीमत की परवाह मत करना, चाहे वे जो भी मांगे उसे दुगुना दे दो। अस्पताल का डायरेक्टर, जो अभी अभी दौड़ता हुआ वहां पहुंचा था, यह सुनकर अपने घुटनों पर गिर गया और उसने हाथ जोड़कर विक्रम से विनती करनी शुरू कर दी।
विक्रम ने उसकी ओर एक तिरस्कारपूर्ण नजर डाली और कहा कि अब से यह अस्पताल मेरा है और यहाँ का हर एक नियम मेरा होगा। जिसका मतलब है कि तुम सब अब मेरे कर्मचारी हो और मैं तुम्हें नौकरी से नहीं बल्कि जिंदगी से बर्खास्त करने का अधिकार रखता हूं। डायरेक्टर को समझ आ गया कि उसका करियर ही नहीं बल्कि उसका अस्तित्व भी अब खतरे में है, क्योंकि उसने चंद रुपयों की लालच में गलत लोगों का साथ दिया था। डॉक्टर गुप्ता, जिन्हें अर्जुन के कमांडोज ने जमीन पर घुटनों के बल बैठा रखा था, वे थरथर कांप रहे थे और उनकी आंखों के सामने उनकी पूरी काली करतूतों का चिट्ठा खुलता नजर आ रहा था। वे सोच रहे थे कि उन्होंने मीरा को मारने का प्लान इतना परफेक्ट बनाया था कि कोई सबूत नहीं बचता, लेकिन वे यह भूल गए थे कि पाप का घड़ा एक दिन जरूर फूटता है। डॉक्टर गुप्ता ने अपनी सफाई देने की कोशिश की कि उन पर दबाव डाला गया था और वे निर्दोष हैं, लेकिन पास खड़े एक कमांडो ने अपनी राइफल की बट उनके कंधे पर दे मारी, जिससे उनकी चीख निकल गई। अर्जुन ने उनकी ओर मुड़कर कहा कि अपनी जुबान बंद रखो डॉक्टर, क्योंकि तुम्हारी सफाई सुनने का वक्त चला गया है और अब सिर्फ सजा सुनाने का वक्त है। अर्जुन ने कसम खाई कि वह डॉक्टर गुप्ता के हाथों को, जो कभी इलाज के लिए बने थे, अब उन्हें ऐसा बनाते कि एक 2000 कुशीशन तो गुप्ता के हाथों मां के 2000 करता है देगा कि वे भीख मांगने लायक भी नहीं रहेंगे। ऑपरेशन थिएटर के अंदर कबीर एक महत्वपूर्ण मोड़ पर पहुंच चुका था, क्योंकि मीरा के गर्भाशय में रक्तस्राव बहुत ज्यादा हो गया था और बच्चे की धड़कन लगातार गिर रही थी। कबीर ने एक गहरी सांस ली और अपने आप को केंद्रित किया, क्योंकि उसे अब एक साथ दो हलाई किया जिंदगियों को बचाना था और समय उसके हाथ से रेत की तरह फिसलता जा रहा था। उसने लेजर कटर का उपयोग करते हुए बहुत ही बारीकी से सर्जरी शुरू की, ताकि मीरा को कम से कम नुकसान हो और बच्चा सुरक्षित बाहर आ सके। मीरा बेहोशी की हालत में भी बार बार बड़बड़ा रही थी और अपने बच्चे की सलामती की दुआ मांग रही थी, जिसे सुनकर कबीर की आंखों में नमी आ गई, लेकिन उसने अपने हाथों को कांपने नहीं दिया। उसे याद आया कि कैसे बचपन में मीरा को जरा सी खरोच आने पर पूरा घर सर पर उठा लिया जाता था, और आज उसकी लाडली बहन जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही थी। राजेश को जब थोड़ा होश आया तो उसने अपनी बची खुची हिम्मत जुटाकर अर्जुन से पूछा कि आखिर तुम लोग हो कौन और तुम्हें क्या हक है मेरे और मेरी पत्नी के बीच में आने का। यह सुनकर अर्जुन के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ गई और उसने राजेश को जमीन पर पटक दिया और फिर झुककर उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला कि तुम जानना चाहते हो हम कौन हैं। उसी वक्त विक्रम ने वहां कदम रखा और अपनी गंभीर आवाज में कहा कि जिस औरत को तुम एक बेसहारा और अनाथ समझकर मारने की कोशिश कर रहे थे, वह कोई मामूली औरत नहीं है। विक्रम ने आगे बढ़ते हुए कहा कि उसका असली नाम मीरा शर्मा नहीं बल्कि मीरा सिंघानिया है और वह इस देश के सबसे ताकतवर और अमीर खानदान की इकलौती वारिस है। यह खुलासा किसी परमाणु बम के धमाके से कम नहीं था और राजेश के कानों में सन्नाटा छा गया। राजेश का दिमाग चकरा गया और उसे लगा जैसे उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई हो, क्योंकि जिस साधारण पत्नी को उसने चंद करोड़ रुपयों के बीमे के लिए मारने की कोशिश की, वह असल में अरबों खरबों के साम्राज्य की मालकिन थी। उसकी लालची बुद्धि यह सोचकर यूं कि दुनिया जाने के दरअसल बाल करते हुए हासे मालकिन दरअसल बार की बीमे के लिए मालकिन थी, ही पागल हो गई कि अगर उसने मीरा के साथ अच्छा व्यवहार किया होता और उसका असली सच जान लिया होता तो आज वह देश का सबसे अमीर दामाद होता। उसने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी नहीं मारी थी बल्कि अपनी गर्दन खुद ही काट ली थी। उसका लालच अब उसके गले की फांस बन गया था और उसे एहसास हुआ कि उसने सोने की खान को ठोकर मारकर कोयले के टुकड़ों के लिए अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली। उसकी आंखों में पश्चाताप नहीं बल्कि एक खोए हुए अवसर का दुख था, जो सिंघानिया भाइयों की नजरों से छिपा नहीं था। विक्रम ने राजेश के चेहरे के बदलते भावों को देखा और घृणा से थूक दिया और कहा कि तुम्हारी आंखों में अब भी अपनी पत्नी के लिए प्यार नहीं बल्कि दौलत खोने का गम दिखाई दे रहा है, जो यह साबित करता है कि तुम इंसान कहलाने के लायक नहीं हो। विक्रम ने अपने जूते की नोक से राजेश की ठोड़ी को ऊपर उठाया और कहा कि तुमने सोचा था कि तुम उसका पैसा लेकर भाग जाओगे, लेकिन अब तुम देखोगे कि पैसा कैसे तुम्हारी मौत का कारण बनता है। विक्रम ने ऐलान किया कि वह राजेश की आने वाली 7 पीढ़ियों को भी कर्ज में डुबो देगा और उसे दाने दाने के लिए मोहताज कर देगा। वहां मौजूद
हर शख्स विक्रम के शब्दों की गंभीरता को समझ रहा था, क्योंकि सिंघानिया जो कहते थे वह पत्थर की लकीर होती थी। तभी ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा खुला और कबीर बाहर आया, जिसका सर्जिकल गाउन खून से सना हुआ था और उसके चेहरे पर थकावट के साथ साथ एक अजीब सी चमक थी। अर्जुन और विक्रम तुरंत उसकी ओर लपके और उनकी सांसें अटकी हुई थीं, क्योंकि वे कबीर के मुंह से वही की कभी दो मोदो और अभी एक ही अजीब सी खबर सुनना चाहते थे, जिसका उन्हें बेसब्री से इंतजार था। कबीर ने अपना मास्क हटाया और एक लंबी सांस लेते हुए कहा कि ऑपरेशन सफल रहा और मीरा अब खतरे से बाहर है, हालांकि उसे ठीक होने में वक्त लगेगा। यह सुनते ही विक्रम और अर्जुन ने एक दूसरे को गले लगा लिया और उनकी आंखों से खुशी के आंसू बह निकले, जो सालों बाद देखने को मिले थे। उस खूंखार माहौल में एक पल के लिए भाईचारे और प्रेम की बहार आ गई थी। कबीर ने मुस्कुराते हुए कहा कि अभी खुशखबरी पूरी नहीं हुई है, और उसने दरवाजे की ओर इशारा किया, जहां से एक नर्स एक छोटे से बच्चे को तौलिए में लपेटकर बाहर ला रही थी। वह एक बेटा था जो इतनी मुसीबतों और साजिशों के बीच भी पूरी तरह स्वस्थ और सुरक्षित था, और जिसकी रोने की आवाज ने पूरे गलियारे में जीवन का संगीत भर दिया था। विक्रम ने आगे बढ़कर कांपते हाथों से उस नन्हे से बच्चे को अपनी गोद में लिया और उसे लगा जैसे उसने पूरी दुनिया को अपनी बाहों में समेट लिया हो। उस बच्चे की मासूमियत ने विक्रम के कठोर दिल को पिघला दिया और उसने पहली बार एक मामा होने का सुख अनुभव किया। अर्जुन ने भी बच्चे के नन्हे हाथों को छूकर देखा और कसम खाई कि इस बच्चे पर कभी कोई आंच नहीं आने देगा। लेकिन इस खुशी के पल में भी वे उस शैतान को नहीं भूले थे, जो कोने में खड़ा थर थर कांप रहा था और अपनी किस्मत को कोस रहा था। बच्चे की किलकारी ने राजेश के कानों में किसी मौत की घंटी की तरह आवाज की, क्योंकि वह जानता था कि अब उसका अंत निश्चित है। विक्रम ने बच्चे को कबीर की गोद में सौंपा और उसका चेहरा फिर से सख्त हो गया और वह राजेश की ओर बढ़ा। उसने कहा कि तुमने एक नन्ही जान को दुनिया में आने से पहले ही मारने की कोशिश की और एक मां की ममता का गला घोंटना चाहा। विक्रम ने कहा कि अब इस बच्चे के हर जन्मदिन पर तुम्हें दर्द का एक नया तोहफा मिलेगा, जिसे तुम चाहकर भी कभी भूल नहीं पाओगे। अस्पताल के बाहर अब मीडिया का जमावड़ा शुरू हो गया था, क्योंकि हेलीकॉप्टर और ब्लैक कैट कमांडो को देखकर पूरे शहर में खबर फैल गई थी कि लाइफ केयर अस्पताल में कुछ बड़ा हुआ है। विक्रम ने अपने पीआर टीम को आदेश दिया कि वे मीडिया को संभालें और ये है सुनिश्चित करें कि मीरा की पहचान अभी गुप्त रहे, जब तक कि वे खुद खुलासा न करें। उन्होंने पुलिस कमिश्नर को फोन किया और कहा कि वे अस्पताल आ सकते हैं, लेकिन केवल साफ सफाई करने के लिए, क्योंकि न्याय तो सिंघानिया परिवार ने खुद अपने हाथों में ले लिया है। पुलिस प्रशासन भी जानता था कि जब सिंघानिया परिवार का मामला हो तो दखल देना समझदारी नहीं है, इसलिए वे मूकदर्शक बनकर आदेश का पालन करने लगे। कबीर ने मीरा को वीआईपी रिकवरी रूम में शिफ्ट कर दिया, जिसे उसने अपनी सुरक्षा प्रणाली से लैस कर दिया था और वहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। मीरा अभी भी बेहोशी में थी, लेकिन उसके चेहरे पर अब शांति थी, जैसे उसे अपने भाइयों की मौजूदगी का एहसास हो गया हो। उसके बगल में पालने में उसका बेटा सो रहा था, जो सिंघानिया वंश का नया वारिस था और जिसके रक्षक स्वयं 3 महाकाल थे। अर्जुन कमरे के बाहर एक प्रहरी की तरह खड़ा हो गया और उसने अपनी गन लोड करते हुए कहा कि आज रात यह अस्पताल उन लोगों के लिए जहन्नुम बनेगा जिन्होंने मेरी बहन को रुलाया है। राजेश और डॉक्टर गुप्ता को एक अलग कमरे में ले जाया गया, जिसे अब पूछताछ कक्ष का नाम दिया गया था, लेकिन असल में वह एक यातना गृह बनने वाला था। अर्जुन ने अपने दस्ताने पहने और कहा कि अब हम हिसाब बराबर करेंगे, एक एक आंसू का और एक एक दर्द राजेश का। उसने राजेश से कहा कि तुमने पैसे के लिए शादी की थी ना, तो अब हम तुम्हें इतना पैसा खिलाएंगे कि तुम्हारी रूह भी कांप जाएगी। वहां का माहौल इतना भारी और डरावना हो गया था कि दीवारें भी मानो सिहर रही थीं। मीरा के जीवन का नया अध्याय शुरू हो चुका था, लेकिन राजेश और उसके एक साथियों के लिए यह उनकी किताब का आखिरी और सबसे दर्दनाक पन्ना था। विक्रम ने खिड़की से बाहर चमकते हुए शहर को देखा और मन ही मन कहा कि मीरा, आज के बाद तेरी आंखों में कभी आंसू नहीं आएंगे, यह तेरे बड़े भाई का वादा है। उसने कबीर से कहा कि मीरा के उठने से पहले अस्पताल का पूरा हुलिया बदल जाना चाहिए और उसे यह पता नहीं चलना चाहिए कि यहां क्या हुआ था, सिवाय इसके कि उसके भाई उसे बचाने आए थे। कबीर ने सहमति में सिर हिलाया और कहा कि वह सब संभाल लेगा। रात अभी बाकी थी और खेल अभी बस शुरू हुआ था। सिंघानिया भाइयों का क्रोध अभी शांत नहीं हुआ था, बल्कि वह एक दिशा पा चुका था।
अगले कुछ घंटों में अस्पताल के भ्रष्ट सिस्टम की धज्जियां उड़ने वाली थीं और उन सभी लोगों को सजा मिलने वाली थी जिन्होंने अपना ज़मीर बेच दिया था। मीरा की नींद गहरी थी और सपनों में उसे अपने भाइयों की हंसी सुनाई दे रही थी। उसे नहीं पता था कि जब वह जागेगी तो उसकी दुनिया पूरी तरह बदल चुकी होगी और वह फिर से उस रानी की तरह होगी जिसका सम्मान और सुरक्षा किसी भी साम्राज्य से बड़ी है। लेकिन अभी के लिए कमरे में सिर्फ मशीनों की धीमी आवाज और उस नन्हे बच्चे की सांसों की आवाज थी जो भविष्य की नई उम्मीद बनकर आया था। अस्पताल के जिस कमरे को अब एक अस्थायी पूछताछ कक्ष में बदल दिया गया था, वहां की हवा में मौत जैसा सन्नाटा और बर्फ जैसी ठंडक थी जो किसी भी इंसान की हड्डियों को गलाने के लिए काफी थी। यह कमरा कुछ देर पहले तक अस्पताल के डायरेक्टर का आलीशान केबिन हुआ करता था, लेकिन अब अर्जुन सिंघानिया के आदेश पर इसे एक कालकोठरी का रूप दे दिया गया था जहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। राजेश, मल्होत्रा और डॉक्टर गुप्ता को कुर्सियों से रस्सियों के सहारे इतनी मजबूती से बांधा गया था कि उनकी नसें फूल गई थीं और वे हिलने डुलने में भी असमर्थ थे। उनके सामने अर्जुन सिंघानिया किसी यमदूत की तरह खड़े थे और अपनी पिस्तौल की बैरल को एक सफेद रेशमी रूमाल से बहुत इत्मीनान से साफ कर रहे थे। अर्जुन के चेहरे पर कोई भाव नहीं था, लेकिन उनकी आंखों में जो हिंसक परदेश कर रहे थे शांति थी। वह राजेश के दिल की धड़कनों को अनियमित करने के लिए पर्याप्त थी, क्योंकि वह जानता था कि यह शांति तूफान से पहले की है। राजेश का गला पूरी तरह सूख चुका था और उसे अपनी प्यास बुझाने के लिए पानी की एक बूंद भी नसीब नहीं हो रही थी, जबकि उसके माथे से पसीने की धाराएं बहकर उसकी आंखों में जा रही थीं। वह बार बार अपनी सूखी जुबान को अपने होठों पर फेर रहा था और सोचिंग समेत कर रही थी था कि आखिर उसकी किस्मत ने इतना भयानक पलटा कैसे खा लिया। अभी कुछ घंटे पहले तक वह खुद को इस शहर का राजा समझ रहा था जो अपनी पत्नी की दौलत पर राज करने वाला था, लेकिन अब वह एक बंधक था जिसकी जिंदगी की डोर उसके सामने खड़े उस शख्स के हाथ में थी जिसे उसने कभी देखा भी नहीं था। राजेश ने कनखियों से डॉक्टर गुप्ता की ओर देखा, जो डर के मारे लगभग बेहोश होने की हालत में थे और उनका महंगा सूट पसीने और मूत्र से गीला हो चुका था। डॉक्टर गुप्ता की यह हालत देखकर राजेश का बचा खुचा हौसला भी टूट गया, क्योंकि वह समझ गया कि भारत में हालत में अगर इस अनुभवी डॉक्टर की यह हालत है तो उसका क्या हश्र होने वाला है। तभी कमरे का दरवाजा खुला और विक्रम सिंघानिया अंदर दाखिल हुए, जिनके हाथ में एक मोटी सी फाइल थी और उनके पीछे कबीर सिंघानिया अपना टैबलेट लेकर चल रहे थे। विक्रम ने कमरे में कदम रखते ही एक ऐसी आभा बिखेरी जो सत्ता और शक्ति का प्रतीक थी, और उन्होंने बिना किसी भूमिका के वह फाइल राजेश के सामने वाली मेज पर पटक दी। फाइल के गिरने की तेज आवाज ने कमरे के सन्नाटे को चीर दिया और राजेश तथा डॉक्टर गुप्ता दोनों ही उस आवाज से सहम कर अपनी कुर्सियों में और सिकुड़ गए। विक्रम ने अपनी जैकेट का बटन खोला और बहुत ही आराम से राजेश के सामने वाली कुर्सी पर बैठ गए, और उनकी आंखों में राजेश के लिए नफरत से ज्यादा दया का भाव था जो किसी कीड़े को देखने पर आता है। विक्रम ने बहुत ही शांत और धीमी आवाज में कहा कि राजेश, तुम्हें अंदाजा भी है कि तुमने आज क्या खोया है, और मैं कि कीड़े के साथ सिर्फ अपनी बहन के प्यार की बात नहीं कर रहा हूं। विक्रम ने फाइल खोली और एक पन्ना निकालकर राजेश के चेहरे के सामने लहराया, जिसमें मीरा के नाम पर पंजीकृत संपत्तियों की सूची थी, जिसे देखकर राजेश की आंखें फटी की फटी रह गईं। विक्रम ने पढ़ना शुरू किया कि मीरा सिंघानिया वर्तमान में सिंघानिया ग्रुप की 15% हिस्सेदार है, जिसकी बाजार कीमत लगभग 50,000 करोड़ रुपये है, और इसके अलावा उसके पास स्विट्जरलैंड और लंदन में निजी विला भी हैं। राजेश का दिमाग सुन्न हो गया और उसे लगा जैसे किसी ने उसके सिर पर हथौड़े से वार किया हो, क्योंकि उसने जिस बीमा राशि के लिए अपनी पत्नी को मारने की कोशिश की थी वह इस दौलत के सामने चिल्लर के बराबर थी। उसके मुंह से एक अजीब सी कराह निकली जो दर्द और लालच के मिश्रण से पैदा हुई थी, क्योंकि उसने कुबेर के खजाने की चाबी को अपने हाथों से कूड़ेदान में फेंक दिया था। विक्रम ने राजेश के चेहरे पर आते जाते भावों को पढ़ा और एक व्यंग्यात्मक हंसी हंसते हुए कहा कि तुम एक बहुत ही छोटे दिमाग वाले व्यापारी निकले राजेश, क्योंकि तुमने सोने की एंट को पीतल समझकर फेंक दिया। तुमने सोचा था कि मीरा एक बेसहारा लड़की है जिसका कोई नहीं है, लेकिन सच तो यह है कि उसने अपनी पहचान इसलिए छिपाई थी ताकि वह यह देख सके कि कोई उसे उसके पैसों के बिना भी प्यार कर सकता है या नहीं,
तुमने उस परीक्षा में न केवल फेल हुए बल्कि तुमने अपनी नीचता का ऐसा प्रमाण दिया जिसने तुम्हें मौत के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है। विक्रम ने आगे झुककर कहा कि अब यह सारी दौलत तो मीरा की ही रहेगी, लेकिन तुम्हारे पास जो कुछ भी था, यहाँ तक कि तुम्हारे शरीर के कपड़े भी अब तुम्हारे नहीं रहेंगे, क्योंकि मैंने अभी अभी तुम्हारे सारे बैंक खाते सील करवा दिए। ए कबीर ने अपनी उंगलियां टैबलेट पर चलाईं और कमरे में लगे बड़े स्क्रीन पर एक वीडियो प्ले किया जो राजेश के घर के बाहर का लाइव फीड था, जहां पुलिस और मीडिया का जमावड़ा लगा हुआ था। कबीर ने बताया कि देखो राजेश, अभी अभी पुलिस ने तुम्हारे घर पर छापा मारा है और वहां से नशीली दवाएं और अवैध नकदी बरामद की है, जो वास्तव में अर्जुन के आदमियों ने वहां प्लांट की थी। राजेश यह देखकर चीख पड़ा कि यह झूठ है और उसे फंसाया जा रहा है, लेकिन कबीर ने हंसते हुए कहा कि सच और झूठ तो वह तय करते हैं जिनके पास ताकत होती है, और इस समझो गेसास और अर्जुन के आदमियों ने वहां प्लांट की थी। वक्त भगवान भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकते। कबीर ने उसे दिखाया कि कैसे उसकी कंपनी के शेयर औंधे मुंह गिर रहे हैं और उसके सारे बिजनेस पार्टनर्स ने उससे अपने अनुबंध तोड़ लिए हैं। एक ही झटके में राजेश मल्होत्रा नाम का ब्रांड मिट्टी में मिल चुका था और वह अब एक दिवालिया और अपराधी बन चुका था। अब बारी डॉक्टर गुप्ता की थी, जो यह सब देखकर कांप रहे थे और उम्मीद कर रहे थे कि शायद उन्हें माफ कर दिया जाएगा, क्योंकि वे तो सिर्फ एक मोहरा थे। लेकिन अर्जुन ने उनकी ओर अपना ध्यान केंद्रित किया और अपनी कुर्सी खिसकाकर उनके बिल्कुल करीब जाकर बैठ गए, जिससे डॉक्टर गुप्ता की सांसें अटक गईं। अर्जुन ने डॉक्टर गुप्ता के कान में फुसफुसाते हुए कहा कि डॉक्टर, तुमने जीवन बचाने की शपथ ली थी, लेकिन तुमने चंद सिक्कों के लिए एक मां और उसके बच्चे को मारने का सौदा कर लिया। अर्जुन ने अपनी जेब से एक सर्जिकल ब्लेड निकाला और उसे रोशनी में चमकते हुए डॉक्टर गुप्ता को दिखाया और कहा कि जिस हाथ से तुमने मेरी बहन को जहर दिया था, उस हाथ को अब किसी भी मरीज को छूने का हक नहीं है। डॉक्टर गुप्ता गिड़गिड़ाने लगे और माफी की भीख मांगने लगे, लेकिन अर्जुन का दिल पसीजने वाला नहीं था। अर्जुन ने डॉक्टर गुप्ता के हाथ को मेज पर रखा और कहा कि मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, क्योंकि मौत बहुत आसान सजा है, लेकिन मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि तुम जिंदगी भर इस पल को याद रखकर रोते रहो। उसी वक्त कबीर ने स्क्रीन पर एक और दस्तावेज दिखाया, जो मेडिकल काउंसिल का आदेश था, जिसमें डॉक्टर गुप्ता का लाइसेंस तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया गया था और उन पर आजीवन चिकित्सा अभ्यास करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। साथ ही उनके खिलाफ हत्या के प्रयास और आपराधिक साजिश के तहत गैर जमानती वारंट भी जारी हो चुका था। डॉक्टर गुप्ता को एहसास हो गया कि उनका करियर, उनकी प्रतिष्ठा और उनका भविष्य सब कुछ खत्म हो चुका है और अब वे समाज में मुंह दिखाने लायक भी नहीं रहे। यह सामाजिक मृत्यु शारीरिक मृत्यु से कहीं ज्यादा दर्दनाक थी। राजेश ने हिम्मत करके विक्रम से कहा कि उसे एक वकील चाहिए और यह उसके संवैधानिक अधिकार का हनन है, लेकिन विक्रम ने जोर से ठहाका लगाया, जिससे कमरे की दीवारें गूंज उठीं। विक्रम ने कहा कि तुम शायद भूल रहे हो कि तुम इस वक्त सिंघानिया की अदालत में हो, जहां संविधान और कानून वही है जो हम तय करते हैं। यहां वकील नहीं आते, यहां सिर्फ फैसले सुनाए जाते हैं, और तुम्हारा फैसला तो उसी वक्त हो गया था जब तुमने मीरा के प्रसव पीड़ा का मजाक उड़ाया था। विक्रम ने अपनी घड़ी देखी और कहा कि अभी रात लंबी है और हमारे पास तुम्हारे लिए बहुत सारे खेल बाकी हैं। उसने अर्जुन को इशारा किया कि अब सत्कार का दूसरा चरण शुरू किया जाए, जो शारीरिक पीड़ा पर केंद्रित था। अर्जुन ने एक कमांडो को इशारा किया जो एक बाल्टी ठंडा पानी लेकर आया, और उसने राजेश के ऊपर वह बर्फीला पानी उड़ेल दिया, जिससे वह हाँफने लगा और ठंड से ठिठुरने लगा। अर्जुन ने कहा कि यह तो बस शुरुआत है, ताकि तुम्हें नींद न आए और तुम हर एक पल का आनंद ले सको। कबीर ने एक और वीडियो चलाया जिसमें राजेश की प्रेमिका नैना को दिखाया गया, जो पुलिस स्टेशन में बैठकर राजेश के खिलाफ बयान दे रही थी और खुद को पीड़ित बता रही थी। उसने कहा कि राजेश ने उसे बहकाया था और वह उसकी असली पत्नी के बारे में कुछ नहीं जानती थी। राजेश को बर्ता के बाद देते कि को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ कि जिस लड़की के लिए उसने अपनी पत्नी को धोखा दिया, वह मुश्किल वक्त में उसे सबसे पहले धोखा देकर भाग गई। यह भावनात्मक आघात उसके लिए किसी शारीरिक चोट से कम नहीं था। इस बीच कबीर का फोन वाइब्रेट हुआ और उसने स्क्रीन पर देखा कि मीरा को होश आ गया है और वह अपने भाइयों को याद कर रही है। तीनों भाइयों के चेहरों पर तुरंत एक नरमी आ गई और उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा। विक्रम ने अर्जुन से कहा कि तुम यहाँ का
और देखा को इस स्क्रीन में अपने भाइयों के आगारे लगा रहे और वहां अपने भाइयों के ख्याल रखो, मैं और कबीर मीरा से मिलकर आते हैं। अर्जुन ने सिर हिलाया और कहा कि आप लोग जाइए, मैं इन मेहमानों की खातिरदारी में कोई कमी नहीं छोड़ूंगा। विक्रम और कबीर कमरे से बाहर निकले और उनके बाहर निकलते ही अर्जुन ने दरवाजा अंदर से लॉक कर लिया और राजेश की ओर मुड़कर अपनी आस पी कहा कि एक्स को और मुड़ी करने अपना दाल कराहा आस्तीने ऊपर चढ़ाने लगे। कमरे के अंदर से राजेश और डॉक्टर गुप्ता की दबी हुई चीखें सुनाई देने लगीं, जो यह बता रही थीं कि अब वहां असली नर्क का दरवाजा खुल चुका है। अस्पताल के गलियारों में अब सिंघानिया ग्रुप के नए प्रबंधन ने पूरी तरह कब्जा जमा लिया था और भ्रष्ट कर्मचारियों की छंटनी शुरू हो गई थी। जिन नर्सों और वार्ड बॉय ने चंद रुपयों के लिए डॉक्टर गुप्ता का साथ दिया था, उन्हें न केवल नौकरी से निकाला जा रहा था, बल्कि उनका नाम ब्लैकलिस्ट में डाला जा रहा था ताकि उन्हें पूरे देश में कहीं भी नौकरी न मिल सके। पूरा अस्पताल अब एक किले में तब्दील हो चुका था, जहां हर आने जाने वाले की गहन जांच हो रही थी। मरीजों को कोई परेशानी न हो, इसका पूरा ख्याल रखा जा रहा था। लेकिन स्टाफ के लिए यह रात कयामत की रात बन गई थी। विक्रम ने आते जाते आदेश दिया कि सुबह होने तक इस अस्पताल का नाम बदलकर मीरा केयर फाउंडेशन कर दिया जाए और यह शहर का सबसे बेहतरीन चैरिटेबल अस्पताल बनेगा। वीआईपी रिकवरी रूम में मीरा ने अपनी आंखें खोलीं और सबसे पहले उसने अपने बगल में सो रहे अपने बेटे को देखा। उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन ये खुशी के आंसू थे। उसने अपने सिर को घुमाया और देखा कि विक्रम और कबीर दरवाजे पर खड़े उसे देख रहे हैं और उनकी आंखों में अपार स्नेह और वात्सल्य है। मीरा ने धीरे से हाथ उठाया और विक्रम दौड़कर उसके पास आए और उसका हाथ थाम लिया। मीरा ने कमजोर आवाज में पूछा कि राजेश कहाँ है और क्या वह ठीक है। विक्रम ने उसके बालों को सहलाते हुए झूठ बोला कि उसे पुलिस ले गई है और कानून अपना काम करेगा, तुम उसकी चिंता मत करो। वे मीरा को अभी उस भयानक सच्चाई और प्रतिशोध की आग से दूर रखना चाहते थे जो कुछ ही दीवारों के फासले पर धधक रही थी। कबीर ने मीरा के माथे को चूमा और कहा कि अब तुम्हें किसी बात से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब तुम घर आ गई हो। उसने मीरा को बताया कि उसका बेटा बिल्कुल स्वस्थ है और वह एकदम अपने मामाओं पर गया है। कमरे का माहौल बहुत ही भावुक और प्रेमपूर्ण था, जो उस नर्क से बिल्कुल विपरीत था जहां राजेश और डॉक्टर गुप्ता अपने कर्मों का फल भुगत रहे थे। मीरा को लगा कि शायद यह एक सपना है, लेकिन विक्रम के हाथ की गर्माहट ने उसे यकीन दिलाया कि यह हकीकत है। उसने अपने भाइयों का शुक्रिया अदा करना चाहा, लेकिन शब्दों ने उसका साथ था ताकि उसे अस्पताल की दवाइयों वाली गंध से परेशानी न हो। विक्रम और अर्जुन सोफे पर बैठे थे और उनकी आंखें लाल थीं, क्योंकि वे पूरी रात जागे थे, लेकिन उनके चेहरे पर एक संतोष था कि उनकी बहन अब सुरक्षित है। मीरा ने विक्रम की ओर देखा और उसकी आंखों में एक मूक प्रश्न था जो पूछ रहा था कि आखिर राजेश ने ऐसा क्यों किया, जबकि उसने उसे सब कुछ दिया था। विक्रम समझ गया कि अब मीरा को सच से रूबरू कराने का वक्त आ गया है, क्योंकि धोखे में रखना सिंघानिया परिवार के उसूलों के खिलाफ था। उसने बहुत ही संयम के साथ मीरा को बताया कि राजेश ने किस तरह से बीमा के पैसों के लिए उसकी हत्या की साजिश रची थी और डॉक्टर गुप्ता को रिश्वत देकर उसे मारने का काम सौंपा था। विक्रम ने अपना टैबलेट मीरा के सामने रखा, जिसमें राजेश और डॉक्टर गुप्ता की बातचीत की रिकॉर्डिंग थी, जिसे कबीर ने उनके फोन से रिकवर किया था। मीरा ने जब अपने कानों से राजेश की आवाज सुनी, जिसमें वह उसकी मौत का मजाक उड़ा रहा था, तो उसका दिल जो पहले से ही टूटा हुआ था अब पत्थर का हो गया। उसके आंसू सूख गए और उनकी जगह एक ठंडी आग ने ले ली जो नफरत से भी ज्यादा खतरनाक थी। उसे अपनी पसंद पर घिन आने लगी कि उसने एक ऐसे राक्षस को अपना पति चुना जो अपने ही बच्चे का कातिल बनने को तैयार था। मीरा ने गहरी सांस ली और अपने बच्चे को छाती से लगा लिया, जैसे वह उसे दुनिया की हर बुराई से बचाना चाहती हो। उसने विक्रम से कहा कि वह अब उस आदमी का चेहरा भी नहीं देखना चाहती और उसके लिए राजेश मल्होत्रा नाम का व्यक्ति उसी पल मर गया जब उसने उसे मारने की कोशिश की थी। यह सुनकर अर्जुन के चेहरे पर एक गर्व की मुस्कान आ गई, क्योंकि वह देख सकता था कि उसकी शेरनी बहन वापस आ गई है। मीरा ने कहा कि वह अपने बेटे का नाम विजय रखेगी, क्योंकि वह मौत को हराकर दुनिया में आया है और यह नाम हमेशा उन्हें इस जीत की याद दिलाता रहेगा। भाइयों ने सहमति में सिर हिलाया और वातावरण में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ।
अब समय था कि बाहर की दुनिया को यह बताया जाए कि सिंघानिया परिवार से टकराने का अंजाम क्या होता है। इस बीच नीचे की लॉबी में एक अलग ही नाटक चल रहा था, जहां अस्पताल के बचे हुए स्टाफ और मरीजों की भीड़ जमा हो गई थी। कबीर ने अस्पताल की सभी बड़ी स्क्रीन्स पर एक प्रसारण शुरू कर दिया था, जिसमें राजेश और डॉक्टर गुप्ता के गुनाहों का कच्चा चिट्ठा पूरी दुनिया के सामने खोला जा रहा था। राजेश को दो सुरक्षा गार्ड घसीटते हुए लॉबी के बीच में ले आए, जहां उसे घुटनों के बल बैठाया गया था। उसका चेहरा सूजा हुआ था और कपड़े फटे हुए थे, जो रात भर चली पूछताछ का नतीजा थे। जब उसने स्क्रीन पर अपनी ही तस्वीरें और सबूत देखे तो उसे लगा कि धरती फट जाए और वह उसमें समा जाए। वहां मौजूद हर शख्स उसे नफरत और हिकारत की नजरों से देख रहा था, और कुछ लोग तो उस पर थूकने के लिए भी आगे बढ़ रहे थे। डॉक्टर गुप्ता की हालत तो और भी खराब थी, क्योंकि उनके साथी डॉक्टर और नर्सें उन्हें ऐसे देख रहे थे जैसे वे कोई गंदगी हो। कबीर की आवाज स्पीकरों से गूंजी, जिसमें उसने बताया कि कैसे डॉक्टर गुप्ता ने पैसों के लिए अपने पेशे को कलंकित किया है। भीड़ गंदगी हो की कारक से करने वाले हैं, नमस्की सुरु भारत कर दिया, और कारक से जो कि और भी एक में से आवाजें आने लगीं कि इन दोनों को फांसी दे देनी चाहिए और उन्हें जनता के हवाले कर देना चाहिए। राजेश ने भीड़ में अपनी प्रेमिका नैना को देखने की कोशिश की, लेकिन उसे याद आया कि वह तो उसे पहले ही धोखा देकर भाग चुकी है। उसे अपनी तन्हाई और बेबसी का इतना गहरा एहसास हुआ कि वह फूट फूट कर रोने लगा, लेकिन उसके आंसू अब किसी का दिल नहीं पिघला सकते थे, क्योंकि सब जानते थे कि ये मगरमच्छ के आंसू हैं। तभी पुलिस कमिश्नर अपनी पूरी टीम के साथ अस्पताल में दाखिल हुए, लेकिन उनका रवैया किसी अधिकारी जैसा नहीं बल्कि एक अधीनस्थ जैसा था जो आदेश लेने आया हो। अर्जुन सीढ़ियों से नीचे उतरे और उनका व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली था कि पुलिस वाले भी रास्ता देने के लिए पीछे हट गए। अर्जुन ने कमिश्नर की ओर इशारा किया और राजेश तथा डॉक्टर गुप्ता को उनके हवाले कर दिया, जैसे कोई कचरा फेंक रहा हो। अर्जुन ने कमिश्नर से साफ शब्दों में कहा कि इन दोनों के खिलाफ इतने सबूत हैं कि ये ताउम्र जेल की सलाखों के पीछे सड़ेंगे, और अगर किसी ने इन्हें बचाने की कोशिश की तो वह भी सिंघानिया के दुश्मन की लिस्ट में शामिल हो जाएगा। कमिश्नर ने सिर झुकाकर आश्वासन दिया कि कानून अपना काम पूरी सख्ती से करेगा और इन्हें जमानत मिलने का कोई सवाल ही नहीं उठता। राजेश को हथकड़ी पहनाई गई, और जब पुलिस उसे वैन की ओर ले जा रही थी तो उसकी नज़र अस्पताल के बाहर खड़े उस काफिले पर पड़ी जो मीरा को ले जाने के लिए तैयार था। उसने देखा कि दर्जनों लग्जरी गाड़ियां और हथियारबंद गार्ड्स एक कतार में खड़े हैं, जो किसी शाही सवारी का आभास दे रहे थे। उसे अचानक वह खोई हुई दुनिया याद आ गई जिसका वह हिस्सा बन सकता था। अगर उसने लालच न किया होता, वह उस काफिले में बैठकर राजा की तरह जा सकता था, लेकिन अब वह एक अपराधी की तरह पुलिस वैन में ठूंसा जा रहा था। यह दृश्य उसके दिमाग पर हमेशा के लिए छप गया और उसे अपनी मूर्खता का सबसे बड़ा सबूत मिल गया। उसने चिल्लाकर मीरा से माफी मांगने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज पुलिस वैन के सायरन और भीड़ के शोर में दब गई। ऊपर कमरे में विक्रम ने मीरा को बताया कि अब उन्हें घर चलना चाहिए, जहां मां और पिताजी उसका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। मीरा ने सिर हिलाया, लेकिन उसने एक शर्त रखी कि वह इस अस्पताल से व्हील चेयर पर नहीं बल्कि अपने पैरों पर चलकर जाएगी। वह दुनिया को दिखाना चाहती थी कि वह टूटी नहीं है। कबीर ने उसे सहारा दिया और मीरा अपनी पूरी हिम्मत जुटाकर खड़ी हुई। यह एक बहुत ही भावुक पल था जब वह अपने भाइयों के सहारे धीरे धीरे चली। उसका हर कदम उसकी इच्छा शक्ति और सिंघानिया खून की ताकत को दर्शा रहा था। उसने अपने अतीत को अपनी दाता के साथ उसने अपने अतीत को पीछे छोड़ दिया था और एक नए भविष्य की ओर कदम बढ़ा रही थी जो सुरक्षित और प्यार से भरा था। जब मीरा अपने भाइयों के साथ लॉबी में पहुंची तो वहां मौजूद भीड़ ने रास्ता छोड़ दिया और एक सम्मानजनक सन्नाटा छा गया। लोगों ने देखा कि वह महिला, जिसे कल रात मरा हुआ मान लिया गया था, आज किसी देवी की तरह सिर ऊंचा करके चल रही है। उसकी आंखों में एक चमक थी जो बता रही थी कि उसने अपनी लड़ाई जीत ली है। उसने राजेश की तरफ देखा भी नहीं, जो पुलिस वैन की खिड़की से उसे देख रहा था। उसके लिए राजेश का अस्तित्व खत्म हो चुका था। यह सबसे बड़ी सजा थी जो वह उसे दे सकती थी, उसकी पूरी उपेक्षा। मीरा गाड़ी में बैठी और विजय को अपनी गोद में लिया। काफिला अस्पताल से रवाना हुआ और उसके पीछे उड़ता हुआ धूल का गुबार उस बुरे अध्याय का अंत था।
विक्रम ने मीरा का हाथ थामे रखा और उसे विश्वास दिलाया कि अब कोई भी ताकत उसे उनसे दूर नहीं कर सकती। मीरा ने खिड़की से बाहर देखा और उसे शहर आज बदला हुआ लगा। उसे एहसास हुआ कि परिवार सिर्फ खून के रिश्तों से नहीं, बल्कि उस भरोसे और प्यार से बनता है जो मुसीबत के समय काम आता है। उसने अपने मन में कसम खाई कि वह अपने बेटे को अपने भाइयों जैसा ही निडर और ताकतवर बनाएगी। सिंघानिया मेंशन की ओर बढ़ता हुआ यह काफिला सिर्फ गाड़ियां नहीं था, बल्कि एक विजय जुलूस था। राजेश और डॉक्टर गुप्ता को जेल की उस अंधेरी कोठरी में ले जाया गया जहां सूरज की रोशनी भी मुश्किल से पहुंचती थी। वहां के पुराने कैदियों ने उनका स्वागत किया और उन्हें बताया कि यहाँ के नियम बाहर की दुनिया से अलग हैं। राजेश कोने में दुबक कर बैठा, वो बर्मंदा दुबक कर बैठा, इसकी अभी मैं कुछ नाम, इसकी कोने में दुबक कर बैठा गया, और उसे विक्रम के वे शब्द याद आने लगे कि तुम हर पल मौत की भीख मांगोगे। उसे समझ आ गया कि उसका नरक अब शुरू हुआ है और यह कभी खत्म नहीं होगा। उसे अपनी अमीरी के सपने अब डरावने बुरे सपने बनकर सताने वाले थे। उसका लालच ही उसकी चिता बन गया था, जिसमें वह अब तिल तिल कर जलने वाला था। इस तरह अस्पताल का वह अध्याय समाप्त हुआ जिसने कई जिंदगियों को बदल दिया। मीरा अब सिर्फ एक पत्नी या मां नहीं थी, बल्कि वह एक ऐसी शक्ति थी जिसने मौत को हराया था। उसके भाइयों ने साबित कर दिया था कि वे अपनी बहन के लिए दुनिया को जला भी सकते हैं और नई दुनिया बसा भी सकते हैं। लाइफ केयर अस्पताल, जो कभी भ्रष्टाचार का अड्डा था, अब शुद्धिकरण की आग में तपकर एक नई शुरुआत के लिए तैयार था। लेकिन यह कहानी अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि मीरा को अभी अपने जीवन को फिर से संवारना था और अपने अतीत के घावों को भरना। सेंट्रल जेल की ऊंची और अभेद्य दीवारों के पीछे का जीवन बाहर की दुनिया से बिल्कुल अलग था, जहां दिन और रात का फर्क सिर्फ प्रहरियों की बदलती शिफ्ट से पता चलता था। राजेश मल्होत्रा को जिस कालकोठरी में धकेला गया था, वह सीलन और गंदगी से भरी हुई थी, और वहां की हवा में एक ऐसी बदबू थी जो किसी भी इंसान का दम घोंटने के लिए काफी थी। जैसे ही लोहे का भारी दरवाजा उसके पीछे बंद हुआ और ताले की आवाज गूंजी, राजेश को पहली बार अपनी आजादी खोने का असली एहसास हुआ। वह एक कोने में सिमट कर बैठ गया और अपनी फटी हुई कमीज को पकड़कर रोने लगा, क्योंकि उसे याद आ रहा था कि कैसे वह एयर कंडीशनर वाले कमरों में रहता था और रेशमी बिस्तरों पर सोता था। अब उसके पास सोने के लिए सिर्फ एक ठंडा और कठोर पत्थर का फर्श था और ओढ़ने के लिए पश्चाताप की चादर। जेल के अन्य कैदी जो सलाखों के पीछे से उसे घूर रहे थे, उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो बता रही थी कि वे इस नए मेहमान का स्वागत करने के लिए कितने बेताब हैं। अर्जुन सिंघानिया का प्रभाव जेल की इन दीवारों के भीतर भी स्पष्ट रूप से महसूस किया जा सकता था, क्योंकि जेलर से लेकर संतरी तक सब जानते थे कि राजेश कोई साधारण कैदी नहीं है। उसे विशेष निगरानी में रखने का आदेश था, जिसका मतलब था कि उसे हर पल यह याद दिलाया जाए कि उसने किस परिवार से दुश्मनी मोल ली है। रात के खाने का समय हुआ तो राजेश के सामने एक स्टील की प्लेट में कुछ सूखी रोटियां और पानी जैसी दाल फेंक दी गई, जिसे देखकर उसका मन घृणा से भर गया। जब उसने खाने से मना किया तो पास की कोठरी से एक पुराने कैदी ने हंसते हुए कहा कि आदत डाल लो बाबू, क्योंकि अब यही तुम्हारा नसीब है और शायद कल यह भी न मिले। राजेश को अपनी भूख और प्यास से ज्यादा अपनी बेइज्जती का एहसास सता रहा था, क्योंकि वह वही आदमी था जो 5 स्टार होटलों में वेटर पर चिल्लाता था अगर खाना थोड़ा भी ठंडा होता था। उसी समय शहर के दूसरे छोर पर सिंघानिया मेंशन के विशाल द्वार धीरे धीरे खुले और एक शाही काफिला अंदर दाखिल हुआ, जिसमें मीरा और उसके भाई सवार थे। मेंशन को रोशनी और फूलों से ऐसे सजाया गया था जैसे कोई बहुत बड़ा त्योहार हो, और घर के सभी पुराने नौकर और कर्मचारी कतार में खड़े होकर अपनी छोटी मालकिन की वापसी का इंतजार कर रहे थे। मीरा ने गाड़ी से उतरकर जब अपने पुश्तैनी घर को देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि उसने कभी सोचा नहीं था कि वह यहां दोबारा लौट पाएगी। विक्रम ने आगे बढ़कर उसका स्वागत किया और उसकी कुशमिल करता है। मां ने आरती की थाली के साथ उसे गले लगा लिया। वहां का माहौल इतना पवित्र और प्रेमपूर्ण था कि मीरा को लगा जैसे वह किसी सुरक्षित किले में आ गई है, जहां दुनिया की कोई भी बुराई उसे छू नहीं सकती। उसने अपनी गोद में विजय को कसकर पकड़ रखा था, जो अब इस साम्राज्य का नया राजकुमार था। अगले कुछ दिनों में मीरा की जिंदगी में जमीन आसमान का बदलाव आ गया था।
क्योंकि अब वह लाचार मीरा शर्मा नहीं बल्कि शक्तिशाली मीरा सिंघानिया थी। उसने अपने पुराने कपड़ों और सादे जीवन शैली को त्याग दिया था और फिर से अपने असली रूप को अपना लिया था, जो आत्मविश्वास और गरिमा से भरा था। उसने अपने कमरे की बड़ी खिड़की से शहर को देखा और उसे एहसास हुआ कि जिस शहर में वह डर डर कर जी रही थी वह असल में उसके पैरों के नीचे है। विक्रम और कबीर ने उसे बताया कि उन्होंने राजेश की सारी संपत्तियों को जब्त करवा लिया है और उसे नीलाम करके जो पैसा मिलेगा उसे अनाथालयों में दान कर दिया जाएगा। यह मीरा के लिए एक तरह का सुकून था कि उसके साथ हुए अन्याय का इस्तेमाल किसी की भलाई के लिए किया जा रहा है। जेल के अंदर राजेश की हालत दिन ब दिन बदतर होती जा रही थी, क्योंकि अर्जुन के आदेश पर उसे सोने नहीं दिया जाता था और हर थोड़ी देर में उसे जगाकर काम करवाया जाता था। डॉक्टर गुप्ता की स्थिति तो और भी दयनीय थी, क्योंकि वे मानसिक रूप से टूट के पारे में नाच कर दे थे। तो अर्जुन के अंदर राजेश की जेल के अंदर के बाद आकेश चुके थे और अक्सर अपनी ही दुनिया में खोए रहते थे, बड़बड़ाते हुए कि उन्हें इंजेक्शन लगाना है। जेल के अन्य कैदी भी उनसे नफरत करते थे, क्योंकि एक माँ और बच्चे को मारने की कोशिश करना अपराधियों की दुनिया में भी सबसे गिरा हुआ काम माना जाता था। जब भी राजेश को बैरक से बाहर निकाला जाता तो उस पर ताने और गालियों की बौछार होती थी। उसे अब समझ आ रहा था कि इज्जत और शोहरत कमाने में पूरी जिंदगी लग जाती है, लेकिन गंवाने में सिर्फ एक गलत फैसला काफी होता है। एक सुबह विक्रम ने नाश्ते की मेज पर मीरा के सामने कुछ कानूनी दस्तावेज रखे और कहा कि अब समय आ गया है कि तुम अपनी जिम्मेदारी संभालो। ये दस्तावेज सिंघानिया ग्रुप के निदेशक मंडल में उसकी वापसी के थे। मीरा ने पेन उठाया और बिना किसी हिचकिचाहट के हस्ताक्षर कर दिए। उसके हाथ अब नहीं कांप रहे थे, बल्कि उनमें एक नई मजबूती थी। उसने तय कर लिया था कि वह अब व्यापार की दुनिया में भी अपना नाम बनाएगी और अपने भाइयों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेगी। अर्जुन ने हंसते हुए कहा कि अब हमारे दुश्मनों को डरना चाहिए, क्योंकि एक सिंघानिया ही काफी था, अब तो 4-4 शेर मैदान में है। विजय पास ही पलने में खेल रहा था और उसकी हंसी ने उस गंभीर माहौल को खुशमिजाज बना दिया। शहर के अखबारों और न्यूज चैनलों पर अभी भी लाइफ केयर अस्पताल कांड की चर्चा गर्म थी और हर कोई सिंघानिया परिवार की त्वरित कार्रवाई की तारीफ कर रहा था। लोगों के लिए यह एक सबक बन गया था कि लालच का अंत हमेशा बुरा होता है। राजेश के माता-पिता और रिश्तेदार भी शर्मिंदगी के मारे भूमिगत हो गए थे और उन्होंने राजेश से अपना हर रिश्ता तोड़ लिया था। राजेश अब पूरी दुनिया में अकेला रह गया था। उसे याद आया कि मीरा अक्सर उससे कहती थी कि परिवार ही सबसे बड़ी दौलत है, लेकिन तब उसने इस बात का मजाक उड़ाया था। आज जब उसके पास न दौलत थी और न परिवार, तो उसे उस बात की गहराई समझ आ रही थी। जेल की ठंडी रातें उसे उसकी गलतियों का हिसाब दे रही थीं। मीरा ने अपने बेटे विजय के लिए एक भव्य नामकरण संस्कार का आयोजन करने का फैसला किया, जिसमें शहर के सभी गणमान्य लोगों को आमंत्रित किया जाना था। यह सिर्फ एक पार्टी नहीं थी, बल्कि यह एक घोषणा थी कि सिंघानिया परिवार का वारिस घर आ चुका है। तैयारी जोरों पर थी और पूरा घर उत्साह से भरा हुआ था। कबीर ने विजय के लिए विशेष सुरक्षा गैजेट्स डिजाइन किए थे और एक नानी रोबोट भी बनाया था, जो हमेशा बच्चे पर नजर रखेगी। मीरा अपने भाइयों के इस प्यार को देखकर भाव विभोर हो जाती थी। उसने महसूस किया कि उसने प्यार की तलाश बाहर की दुनिया में की थी, जबकि सच्चा और निस्वार्थ प्यार तो उसके अपने घर में ही मौजूद था। जेल में राजेश को खबर मिली कि उसका बेटा अब सिंघानिया साम्राज्य का हिस्सा बन गया है और उसका नाम विजय रखा गया है। यह सुनकर उसके अंदर एक अजीब सी टीस उठी। वह जानता था कि वह उस बच्चे का पिता है, लेकिन वह यह भी जानता था कि उसने उस बच्चे को अपना कहने का अधिकार खो दिया है। वह कभी भी अपने बेटे को गोद में नहीं उठा पाएगा और न ही उसे बड़ा होते देख पाएगा। यह सजा किसी भी शारीरिक यातना से बड़ी थी। वह जेल की दीवार से सिर टिकाकर बैठ गया और उसने अपनी आंखें बंद कर लीं, यह सोचकर कि काश वह समय को पीछे ले जा सकता और उस रात उस कागज पर हस्ताक्षर नहीं करता। लेकिन समय किसी के लिए नहीं रुकता और कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ता है। समारोह की शाम मेंशन जगमगा रहा था और मीरा एक गहरे लाल रंग की साड़ी में किसी महारानी जैसी लग रही थी। उसके गले में हीरे का हार चमक रहा था, लेकिन उसकी असली चमक उसकी मुस्कान में थी। जब वह अपने बेटे को लेकर मंच पर आई तो पूरा हॉल तालियों की नौन खानी में गड़गड़ाहट से गूंज उठा। विक्रम, अर्जुन और कबीर उसके पीछे चट्टान की
तरह खड़े थे। मीरा ने माइक थामकर सबको संबोधित किया और अपनी कहानी संक्षेप में बताई कि कैसे वह एक अंधेरे दौर से गुजरकर उजाले में आई है। उसने कहा कि हर औरत के अंदर एक दुर्गा होती है जिसे बस पहचानने की जरूरत है। उसकी बातों ने वहां मौजूद हर महिला को प्रेरित किया। उसी वक्त जेल के अंधेरे कोने में डॉक्टर गुप्ता ने आत्महत्या करने की कोशिश की, लेकिन संतरियों ने उन्हें बचा लिया क्योंकि अर्जुन का आदेश था कि उन्हें इतनी आसानी से मरने नहीं देना है। उन्हें अपनी पूरी सजा भुगतनी होगी और हर दिन उस दर्द को महसूस करना होगा जो उन्होंने दूसरों को दिया है। राजेश यह देखकर और भी डर गया क्योंकि वह समझ गया कि मौत भी यहां उनकी मर्जी के बिना नहीं आ सकती। वे दोनों अब जिंदा लाशें थे जो सांस तो ले रहे थे लेकिन जिनका जीवन खत्म हो चुका था। सिंघानिया भाइयों का न्याय क्रूर था लेकिन निष्पक्ष था। उन्होंने बुराई को जड़ से उखाड़ फेंका था और अच्छाई को पुनः स्थापित किया था। मीरा ने अपने भाइयों की ओर देखा और मन ही मन उनका शुक्रिया अदा किया। उसने वादा किया कि वह इस नई जिंदगी को व्यर्थ नहीं जाने देगी। वह अपने बेटे को एक अच्छा इंसान बनाएगी जो अपने मामाओं की तरह निडर और अपनी मां की तरह सहनशील हो। विजय ने अपनी मां को भाइयों की तरह सुंदर बनाएगी और आपने बात का प्राणा बंधाने लगा कि उंगली पकड़ ली और उसकी छोटी सी पकड़ ने मीरा को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत का एहसास कराया। यह कहानी अब दुख और धोखे की नहीं थी बल्कि यह पुनर्जन्म और विजय की गाथा बन गई थी। सिंघानिया परिवार एक बार फिर पूर्ण हो गया था और उनका भविष्य पहले से कहीं ज्यादा उज्जवल दिखाई दे रहा था। 5 साल का समय रेत की तरह फिसल गया था और इन बीते वर्षों में शहर का नक्शा और सिंघानिया परिवार की तकदीर दोनों ही बदल चुके थे। सिंघानिया ग्रुप का साम्राज्य अब देश की सीमाओं को पार करके विदेशों तक फैल चुका था और इस सफलता के केंद्र में कोई और नहीं बल्कि मीरा सिंघानिया थीं। वह सहमी हुई लड़की नहीं थीं जो अपने पति की बेवफाई पर आंसू बहाती थी, बल्कि अब वह बिजनेस जगत की एक ऐसी आयरन लेडी बन चुकी थीं जिसके फैसलों से शेयर बाजार हिल जाता था। उनकी दिनचर्या बोर्ड मीटिंग्स और इंटरनेशनल सम्मेलनों से भरी होती थी, लेकिन उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता आज भी उनका परिवार और उनका बेटा विजय था। विजय अब 5 साल का हो चुका था और उसमें सिंघानिया खून की गर्मी और बुद्धिमानी साफ झलकती थी जो उसे अपनी उम्र के बच्चों से बिल्कुल अलग बनाती थी। आज का दिन सिंघानिया मेंशन के लिए बेहद खास था क्योंकि आज विजय का 5वां जन्मदिन था और पूरा घर किसी राजमहल की तरह सजाया गया था। विक्रम सिंघानिया जो कभी अपनी गंभीर छवि के लिए जाने जाते थे, आज अपने भांजे के लिए खुद सजावट की देखरेख कर रहे थे। अर्जुन सिंघानिया ने विजय के लिए एक विशेष छोटी बुलेट प्रूफ कार मंगवाई थी और वे उसे बगीचे में चलाना सिखा रहे थे। कबीर ने घर को एक डिज्नीलैंड में बदल दिया था जहां हर तरह के आधुनिक खिलौने और गेम्स मौजूद थे। यह देखना अद्भुत था कि कैसे दुनिया के 3 सबसे शक्तिशाली और एक खतरनाक आदमी एक बच्चे की मुस्कान के लिए बच्चे बन गए थे। विजय की हंसी ने उस विशाल हवेली के हर कोने को जीवित कर दिया था और मीरा दूर खड़ी होकर इस दृश्य को देखकर अपनी किस्मत पर मुस्कुरा रही थी। शाम को आयोजित पार्टी में शहर की तमाम बड़ी हस्तियां मौजूद थीं, लेकिन मीरा का ध्यान बार बार अपने भाइयों पर ही जा रहा था जिन्होंने उसे एक नया जीवन दिया था। उसने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कीं और अतीत के उन काले पन्नों को याद किया जब वह मौत के मुहाने पर खड़ी थी। वह दर्द अब गायब हो चुका था और उसकी जगह एक गर्व ने ले ली थी। उसने लाइफ केयर अस्पताल का कायाकल्प कर दिया था और अब वह मीरा केयर फाउंडेशन के नाम से जाना जाता था, जहां गरीबों का मुफ्त इलाज होता था। यह उसकी सबसे बड़ी जीत थी कि उसने उस स्थान को जहां उसकी हत्या की साजिश रची गई थी, अब जीवन देने वाले मंदिर में बदल दिया था। उसने बुराई को अच्छाई से हराकर अपना बदला पूरा किया था। उसी वक्त शहर के दूसरे कोने में सेंट्रल जेल की टीवी स्क्रीन पर इस भव्य पार्टी का सीधा प्रसारण चल रहा था जिसे कैदी बैरक में बैठकर देख रहे थे। भीड़ के पीछे एक दुबला पतला और समय से पहले बूढ़ा हो चुका आदमी बैठा था जिसकी आंखें स्क्रीन पर टिकी हुई थीं। यह राजेश मल्होत्रा था जिसकी जवानी और अहंकार जेल की कालकोठरी में गल चुके थे। उसकी दाढ़ी बढ़ी हुई थी और चेहरे पर झुर्रियां पड़ गई थीं जो उन यातनाओं की गवाही दे रही थीं जो उसने पिछले 5 सालों में झेली थीं। जब उसने टीवी पर मीरा को अपनी गोद में विजय के साथ केक काटते हुए देखा तो उसके हलक से एक सूखी चीख निकली। वह बच्चा जो उसका अपना खून था आज उससे अनजान था और किसी और को अपना पिता समान मान रहा था।
राजेश के बगल में बैठे कैदियों ने उसे कोहनी मारी और ताना कसते हुए कहा कि देख, वही है तेरी बीवी जिसे तूने मारने की कोशिश की थी। आज वह रानी है और तू यहां कीड़ा है। राजेश के पास इन बातों का कोई जवाब नहीं था, क्योंकि वह जानता था कि यह उसकी अपनी बीती करनी का फल है। उसने देखा कि मीरा कितनी खुश और आत्मविश्वास से भरी लग रही थी। वह दौलत जिसके लिए उसने अपना ज़मीर बेचा था, आज मीरा के कदमों में थी और वह दाने दाने को मोहताज था। उसे अर्जुन का वह वादा याद आया कि वह उसे हर पल मौत की भीख मांगने पर मजबूर कर देगा, और वाकई में वह हर दिन मर रहा था। उसकी प्रेमिका, उसके दोस्त, उसका परिवार सब उसे भूल चुके थे और वह इतिहास के कूड़ेदान में पड़ा एक कचरा मात्र रह गया था। डॉक्टर गुप्ता की हालत तो और भी बुरी थी, क्योंकि वे पागल खाने के एक सेल में बंद थे और अक्सर दीवारों से बातें करते पाए जाते थे। उनका मेडिकल करियर तो खत्म हो ही चुका था, लेकिन उनका मानसिक संतुलन भी पूरी तरह बिगड़ चुका था। सिंघानिया भाइयों ने अपना वादा निभाया था और इन दोनों को ऐसी सजा दी थी जो मौत से भी बदतर थी। वे समाज के लिए एक उदाहरण बन गए थे कि अगर कोई रक्षक भक्षक बन जाए तो उसका अंजाम क्या होता है। जेल के अंदर की दुनिया राजेश के लिए अनंत काल का नरक बन गई थी, जहां से निकलने की कोई उम्मीद नहीं थी। उसका हर एक सांस उसे उसकी गद्दारी की याद दिलाता था, और यही उसकी सबसे बड़ी सजा थी। पार्टी में विक्रम ने माइक संभाला और सभी मेहमानों का ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने विजय को अपनी गोद में उठाया और घोषणा की कि विजय सिंघानिया ही भविष्य में उनके साम्राज्य का वारिस होगा। हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। मीरा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने महसूस किया कि उसका बेटा सुरक्षित हाथों में है। अर्जुन और कबीर ने भी विजय के सिर पर हाथ रखा और एक मूक शपथ ली कि वे आजीवन उसकी रक्षा करेंगे। यह परिवार अब एक ऐसा किला बन चुका था जिसे भेदना नामुमकिन था। मीरा ने आसमान की ओर देखा और मन ही मन विजय के बाद परिवार देखा बिखाए, और ऐसा गद मैंने अबीर परिवार अब एक ऐसा किला बन चुका था। ईश्वर को धन्यवाद दिया कि उन्होंने उसे ऐसे भाई दिए जो किसी देवदूत से कम नहीं थे। देर रात जब मेहमान जा चुके थे और विजय थककर सो गया था, चारों भाई बहन छत पर बैठे थे और ठंडी हवा का आनंद ले रहे थे। कबीर ने मीरा से पूछा कि क्या अब भी उसे कभी कभी डर लगता है। मीरा ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और कहा कि जब तक उसके 3 एप्स दोरा से बात करेगा, कवच उसके साथ है, उसे दुनिया की किसी भी ताकत से डर नहीं लगता। उसने कहा कि राजेश ने उसे तोड़ने की कोशिश की थी, लेकिन उसने अनजाने में उसे इतना मजबूत बना दिया कि अब वह कभी नहीं टूटेगी। विक्रम ने मीरा का हाथ थाम लिया और कहा कि यह हमारी जीत है मीरा। हमने न सिर्फ तुम्हें बचाया, बल्कि हमने उस विश्वास को भी बचाया जो भाई बहन के रिश्ते में होता है। मीरा ने शहर की जगमगाती रोशनी को देखा और सोचा कि जीवन कितना अजीब है। एक समय था जब उसे लगा था कि सब कुछ खत्म हो गया है, और आज उसके पास वह सब कुछ है जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। उसने अपने अतीत को पूरी तरह से अलविदा कह दिया था। राजेश और उसका धोखा अब उसके लिए एक धुंधली याद मात्र रह गए थे, जिसका उसके वर्तमान पर कोई असर नहीं था। उसने सीखा था कि असली ताकत पैसे में नहीं, बल्कि अपनों के साथ में होती है। उसने तय किया कि वह अपनी बाकी जिंदगी दूसरों की मदद करने और अपने परिवार को खुश रखने में बिताएगी। अर्जुन ने मजाक करते हुए कहा कि अब हमें विजय की शादी की चिंता करनी चाहिए, क्योंकि वह अभी से लड़कियों में बहुत लोकप्रिय हो रहा है। इस बात पर सब जोर से हंस पड़े और माहौल हल्का हो गया। उनकी हंसी रात के सन्नाटे में गूंज रही थी, जो उनकी खुशियों का प्रतीक थी। यह हंसी उन दुश्मनों के मुंह पर एक तमाचा थी जिन्होंने उनकी खुशियों को छीनने की कोशिश की थी। सिंघानिया परिवार ने यह साबित कर दिया था कि अगर आप उनके परिवार को छेड़ेंगे तो वे आपको छोड़ेंगे नहीं, लेकिन अगर आप उनके साथ हैं तो वे आपके लिए जान भी दे सकते। अगली सुबह मीरा अपने ऑफिस जाने के लिए तैयार हुई। उसने अपना सबसे बेहतरीन बिजनेस सूट पहना और अपनी हील्स की आवाज के साथ चलते हुए अपनी कार की ओर बढ़ी। ड्राइवर ने दरवाजा खोला और मीरा ने अंदर बैठते हुए पीछे मुड़कर अपने घर को देखा। वहां उसके भाई और बेटा उसे हाथ हिलाकर विदा कर रहे थे। यह दृश्य उसकी ताकत का स्रोत था। गाड़ी गेट से बाहर निकली और मीरा ने अपनी नई फाइलों को पढ़ना शुरू किया। वह अब एक नई डील साइन करने जा रही थी जो उनके बिजनेस को और ऊंचाइयों पर ले जाएगी। उसका जीवन अब एक खुली किताब था जिसमें
सफलता और खुशियों के नए अध्याय लिखे जा रहे थे। कहानी का अंत एक सुखद मोड़ पर हुआ था, लेकिन इसने कई सवाल छोड़े थे, उन लोगों के लिए जो लालच में अंधे हो जाते हैं। राजेश मल्होत्रा की कहानी जेल की दीवारों के पीछे गुम हो गई थी, लेकिन मीरा सिंघानिया की कहानी एक प्रेरणा बन गई थी। अस्पताल की वह डरावनी रात अब एक दूर का सपना लगती थी। विजय का भविष्य उज्ज्वल था और उसके मामाओं का साया हमेशा उसके साथ था। सिंघानिया भाइयों ने दिखा दिया था कि वे सिर्फ बिजनेस टाइकून नहीं हैं, बल्कि वे अपने परिवार के रक्षक भी हैं। उन्होंने न्याय की एक नई परिभाषा लिखी थी, जिसमें कानून की किताबों से ज्यादा खून के रिश्तों की अहमियत थी। मीरा ने कार की खिड़की से बाहर देखा, जहां सूरज पूरी तरह से निकल चुका था और उसकी सुनहरी किरणें शहर को नहला रही थीं। यह नई सुबह थी, एक नई शुरुआत थी। उसने अपनी कलाई पर बंधे उस ब्रेसलेट को चूमा जिसने उसकी जान बचाई थी। वह ब्रेसलेट अब सिर्फ एक से ही खा था, गैजेट नहीं था, बल्कि उसके भाइयों के प्यार की निशानी था। मीरा जानती थी कि जीवन में उतार चढ़ाव आएंगे, लेकिन वह अब हर चुनौती के लिए तैयार है। उसने अपने मन में दोहराया, मैं मीरा सिंघानिया हूं और मैं अजेय हूं। और इसी विश्वास के साथ गाड़ी क्षितिज की ओर बढ़ गई। समय बीतता गया, लेकिन उस रात की यादें सबक बनकर रह गईं। सिंघानिया परिवार की एकजुटता ने शहर में एक मिसाल कायम की। लोग कहते थे कि अगर भाई हों तो सिंघानिया भाइयों जैसे, जो अपनी बहन के लिए यमराज से भी लड़ जाएं। और मीरा वह एक किंवदंती बन गई, एक ऐसी महिला जिसने धोखे को मात दी, मौत को हराया और अपनी शर्तों पर जिंदगी जी। यह कहानी सिर्फ बदले की नहीं थी, बल्कि यह पुनरुत्थान और प्रेम की विजय की कहानी थी। और इस तरह वह अध्याय हमेशा के लिए बंद हो गया, जिसमें दर्द था, और एक नया अध्याय शुरू हुआ, जिसमें सिर्फ और सिर्फ प्यार और विजय थी।